आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे हम दोनों ही वहीं के हैं, आप रैंडम 100 जनों से बात कर लो तो उसमें 90 को ये लगता है कि यार सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, नोट छाप के दे दे। और मतलब मुझे इस पे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर राहुल गांधी भी इस फैलेसी में जी रहा हो। एग्जैक्टली नहीं, उस पे वामपंथी कविताएं अच्छी लिख देंगे। हाँ, फिर वो कविताएं बेचेगा, पैसा कमाएगा, रॉयल्टी खाएगा। अखार की धूप में अम्ल के गैस को सूंघता हुआ मैं उतरा पीले रंग का कोट पहन के। पीले रंग का कोट क्यों पीले भाई? रंग का फ्लोरोसेंट वो नहीं रहता, अच्छा, उस टाइप से तोतिया रंग वाला जो होता है। हाँ, वो जो चमकता है। और मैंने तुम्हारे सारे मल में लगा दी डुबकी और बाल्टी से निकालता रहा पूरे समाज की गंदगी, बाल्टी दर बाल्टी, मग दर मग, और हो गया मैं काला। और तुमने मुझे चिढ़ाया कि तुम काले हो, तुम नीच हो, तुमसे दुर्गंध आती। ये भाई वामपंथी भी रहे। मैं सब रहा। मैं कह रहा हूं आप आरक्षित कर दो सारी 100%, तो भी तो 740 आईएएस बनेंगे। फार्म भरने वाले आरक्षित जो सो कॉल्ड समाज है, जो कह रहा है कि हमको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है कायदे से, उसके ही लड़के कम से कम 7 लाख होंगे। बाकी के भैया 6,99,000 का क्या होगा? उस पर इस देश में ना कभी बात हुई है, ना कोई बात करता है। कास्ट जो है ना, 18% कास्टिज्म बढ़ा ही है, वो तो रैंडम नंबर ले लिया। नहीं, वो जीएसटी से जोड़ के लिया IIMs में। हाँ 28% ले लेते, लग्जरी आइटम हो गए आरक्षण। कल को कोई बच्चा बनारस जाता है और वो नंदी का मुंह देखता है ज्ञानवापी की तरफ, वो पूछ देगा तो आप उसे क्या बोलोगे? आपने हिस्ट्री की बुक्स में तो पढ़ाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स हैं, इससे मतलब नफरत फैलेगी। वही लोग जिन्होंने कहा कि ये पढ़ाने से नफरत फैलेगी, वही ये पढ़ाते हैं कि ब्राह्मणों ने कान में शीशा पीस के डाल दिया, इस टाइम नफरत नहीं फैलेगी। पीस के नहीं भाई, पिघला के गरम शीशा। कहाँ तुम ढंग नहीं, से ये तो मैंने इसलिए कि मैं जैसे 11वीं 12वीं साइंस की थी, तो शीशे का जो पिघलाने के लिए बर्तन वाला जो था, वो तो आज भी नहीं आपके घर में। आज 21वीं सदी में भी आपके घर में है, तो लाओ पिघला दो, ये शीशे के गिलास रखे। ऐसी तार्किक बात करोगे वहां। अच्छा, उस टाइम तो मोदी जी वाली योजना भी नहीं थी कि एलपीजी का गैस दे दिया और लाइट दे दी। तो भाई लकड़ी, कितनी लकड़ी मांग लगाते थे कि मतलब लकड़ी कैसे जलाते थे, मतलब पिघलता ब्राह्मण मंत्र पढ़ के नहीं। अच्छा, नालंदा की तरह। अच्छा, नालंदा, मैं समझ गया, नालंदा वाला, नालंदा। सॉरी लाओ आई शैडो लाओ, लगाओ। मैं सॉरी लगाता हूँ आई शैडो। सॉरी आई शैडो लगा लेता हूँ थोड़ा सा। हिस्ट्री पढ़ोगे मित्रों? जातिवादी हो जाएगा यार। हेलो। नहीं, जातिवादी तो सटायर है, तो उसमें हम जय परशुराम तो कह ही सकते हैं। तुम्हारी जाति तो लोग को पता भी है, त्यागी हो तुम। मैं तो साले वैभव सिंह को टैग कर रहे थे उसमें, ये देखो क्या कर रहे हैं। यार ये भाई नहीं बोलेगा हमारे बीच में, समझो। हाँ चलो। हेलो, सही है ना? नमस्ते दोस्तों, तो एक बार हम फिर उपस्थित हैं फरसा कास्ट का एपिसोड 2 लेकर। और क्योंकि ये फरसा कास्ट है, तो एक बार जय परशुराम का भी नारा लगा दिया जाए। तो जय परशुराम जी। जय परशुराम। जय दादा परशुराम। अच्छा। हाँ, तो जब दादा परशुराम की बात हुई है, तो एक और बात कर लेते हैं कि देश भर में जो 2024 चुनावों में हमने देखा कि एक तरफ संविधान की राजनीति हुई और एक तरफ दलित राजनीति हुई। दलित राजनीति को, या सो कॉल्ड दलित राजनीति कहें, कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा, संविधान हट जाएगा, और भाजपा सरकार, मोदी सरकार जो है वो दलित विरोधी है। तो ये हमारा जो एपिसोड रहेगा, ये इसी चर्चा में रहेगा कि क्या ये दलित राजनीति कितनी सही है, इसका इतिहास क्या है, इसमें आगे क्या होगा, इसमें भाजपा का क्या रोल होगा, और आने वाले जो दलित हीरोज अपने आप को कहते हैं, दलित नेता तथा कथित अपने आप को कहते हैं, उनका क्या रोल होने वाला है इस राजनीति में। इस चर्चा के लिए हमारे साथ 2 हिंदू शेर हैं, कौशलेश भाई, अजीत जी। तो चर्चा आरंभ करते हैं। तो 2024 से शुरू करें या इतिहास से शुरू करें? पहले इतिहास तो यही बताएगा। इतिहास इस जगह पे जो बैठता है वो इतिहास बताता है। हाँ, ये तो भटके हुए युवा मनोज भाई बैठते हैं, वो बताते हैं 1776 में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी। नहीं, अमेरिका आज तो इंडिपेंडेंस डे भी है 4 को, हम लोग 4 जुलाई। हाँ। हैप्पी क्या नहीं, 2024 एक बार चुनाव से शुरू करते हाँ, हैं। शुरू इसमें जो रिजर्वेशन, संविधान और दलित राजनीति, इतिहास तो देखो, दलित राजनीति तो मुझे लगता है महाराज मनु के टाइम से हो रहा है। जो कौन से वाले मनु? वैवस्वत मनु, जो अभी हम लोग जिनके कालखंड में जी रहे हैं, जिनके कल, तो वो वहीं से चल रहा है। और बताया भी जाता है 5000 वर्षों से घोड़ों में खींच करके किस तरह से दलितों को जो है सताया गया था। हम लोग के बाप दादा पानी पीने नहीं देते थे, और तमाम तरह की चीज़ें रही हैं।
तो उसी से मुझे लगता है 5000 साल पहले का 5000 साल पहले किसी ग्रंथ में जिक्र नहीं है वैसे। ये 500 साल पहले वाले में जीरो किसी ने लग रहा है कंफ्यूजन में लगा दिया उधर, तो वो जीरो बढ़ गया, तो 500 से 5000 साल पहले का दलित का हो गया है। तुम इतना रिसर्च कर, तो कभी तुम्हें पता चला कि 5000 साल पहले किसी दलित का नाम जिसको सताया? ये लोग कर्ण को ले आते हैं, अच्छा, महाभारत उसमें तो दलित वलित उस तरीके से था भी या नहीं, पहले तो ये चर्चा नहीं, करनी दलित पड़ेगी तो ना, 70 साल 80 साल पहले ही कहीं नहीं हाँ, मिलता ये है ना term, ढूंढने ये पे, वाला जैसे जो term दलित वर्ड है वही नहीं मिलता है। पर फिर क्या है कि मतलब पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा या विवाद हो जाएगा तो सब लोग इसको मान लेते हैं। बट जो आपने जैसे बोला कि ये दलितों की राजनीति के इर्द गिर्द चुनाव हुआ, संविधान के इर्द गिर्द हुआ और आरक्षण के हुआ, तो ये तीनों चीज़ों अलग है नहीं। जितने भी ये कह रहे हैं कि संविधान बचाना है, मोदी संविधान को खत्म कर देगा, तो उनका जो पूरे चुनाव में मकसद था कि एक वर्ग जो आरक्षण लेता है उनके दिमाग में ये डालना कि मोदी तुम्हारा आरक्षण खा जाएगा। आप संविधान में पूरा संविधान हटा दीजिए, आरक्षण बचा रहे तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी। क्योंकि ये जो घूम रहे हैं संविधानवादी, मतलब कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो आज तक तो ये कभी संविधान के लिए लड़े ही नहीं कायदे से। नहीं तो अगर संविधान की बात करते तो जिन बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे पूरी इनकी दुकान चलती है सारों की, अब तो राइट लेफ्ट क्या सब एक ही हो गए हैं, मतलब बाबा साहेब के टर्म्स में। भाजपा ज्यादा बाबा साहेबवादी हो गई। हाँ, पिछले 10 सालों में ज्यादा हो गई है। तो अच्छा, ये उसने पकड़ भी लिया है, वो जो मंडल है, हाँ, कि ये मतलब आ गए हैं उस मोड में। खैर, जो मैं बता रहा था, तो जो बाबा साहेब थे उन्होंने बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है, जो फंडामेंटल राइट्स वाला हिस्सा है, वो संविधान की आत्मा है और मतलब संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वही है। बेसिक स्ट्रक्चर और ये सब जो बोला जाता है। नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर तो वो प्रियम्बल वाला हो गया, जो संविधान का पार्ट जिसमें फंडामेंटल राइट्स हैं सारे आपके पास। और उन्होंने कहा था कि संविधान में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उस संविधान के बारे में कहा गया था कि ये दुनिया में किसी ने इतना बड़ा, इतना हैवी डॉक्यूमेंट नहीं लिखा, इतना बेस्ट है। और फिर 1951 में संविधान लागू होने के 4 महीने बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान की उस आत्मा की मतलब निरसंस हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो कितना अलोकतांत्रिक था कि जो पहली पार्लियामेंट थी हमारी, अगर हम सबको पता हो, तो पूरे भारत के लोगों ने उसको चुना भी नहीं था। जैसे ये कहते हैं ना कि मोदी को 30% लोगों ने चुना, 34 ने चुना है। तो 1946 का जो चुनाव था वो तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू हुआ भी नहीं था, तो बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट्स थे। तो संविधान तो 1951 में उसकी आत्मा मार दी थी। जो थोड़ा बहुत उसका मतलब कह लें जीर्ण शीर्ण शरीर बचा हुआ था, उसको इंदिरा मार गई। तो अब तो बस वही है कि ये एक तरीके से पीर बाबा टाइप बना दिया संविधान का, उस पर कपड़ा डाल के आप मुर्दे की पूजा कर रहे हो। और ये कोई बोलता भी नहीं है। मतलब ये इतनी बेसिक चीज है कि कोई नहीं बोलेगा, कितना भी इंटेलेक्चुअल आप सर्कलों में चले जाओ, ये टैबू है टॉपिक। भाई तुम बचा किसे रहे हो? तो ऑलरेडी मर चुका है भाई। बचाना है तो हटाओ ना फर्स्ट अमेंडमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच दो एब्सोल्यूट, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी दो लोगों को। करेंगे ही नहीं वो बात। तो ये तो चीजें ऐसी चली हैं मार्केट में। वही जो आपने जो संविधान के लिए कहा, वही मैं सोच रहा था कि जैसे संविधान एक, वैसे तो बहुत सारी होलिकाओं, अब होलिकाओं छोड़ के हर चीज होलिकाओ है, काओ ही नहीं बची। नहीं भाई, होली काओ तो अब इसको चेंज कर दे। अब तो इसे आप जैसे होली काओ पे तो हर कोई आजकल व्यंग कर रहा है। होली पिग हो जाएगा, होली कुछ और लिखें वो, पर उस पे फिर संतन से जुदा टाइप हो जाएगा। वो हो गया है कि आप इस पे कुछ कह ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूं ना कि काओ जो होली थी वो होली नहीं बची। बस उसके लिए कोई भी ऐरा गैरा नत्थु गैरा बेंगलोर के कमरे में बैठा चिरकुट शेरलॉक समझने वाला खुद को ट्वीट कर देता है कि सॉल्यूशन निकाल देंगे। वो अलग बात है कि फिर लोग उसे सॉल्यूशन बता देते हैं कहीं। तो होलिकाओं छोड़ के कई ऐसे होलिकाओं बन गए जिनमें से एक संविधान है, जिनमें से एक रिजर्वेशन है, जिनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें भीमराव रावजी अंबेडकर भी है कि आप इनको लेकर के आलोचना तो क्या मतलब चर्चा भी करोगे ना। भीमराव अंबेडकर अभी प्रोफेट बन गए हैं, मतलब डी फैक्टो प्रोफेट। और जो SC/ST एक्ट में जो स्ट्रिंजेंट उसमें आया, वो ब्लास्फेमी हो गया है। वो इतना वाइड है ना कि तुम उसमें दलित पहले था कि दलित के कोई आइकॉन हो, अब है कि दलित किसी से भी जिससे उसको फील हो जाए कि भाई उसकी भावनाएं आहत हुई, गए तुम। तो वो है ना, जैसे इस पे तो आगे हाँ चर्चा करेंगे। वो जो सुप्रीम कोर्ट का है मेरे ख्याल से, जहां पे भी सत्यमेव जयते, वहीं का प्रियम्बल है मेरे ख्याल से, सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा हुआ है जो ये तो धर्मस्ततो जय है ना। नहीं, सत्यमेव जयते कहाँ का है? तो कहीं का तो सत्यमेव जयते तो हमारा जो एम्ब्लेम है, नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके नीचे लिखा हुआ है ना सत्यमेव जयते। हाँ, अब आप देखें, अगर आप रियलिटी में जाएं तो लगता है कि इस देश में झूठ में जयते है। जैसे आपने जो ये होली का वो बोला,
तो आप देखें, आप लोग मतलब हम सभी लोग वीडियो बनाते हैं चाहे पढ़ते भी हैं, तो आप ये देख लें कि कोई सा भी ऐसा टॉपिक जो सच हो उस पे वीडियो बनाते टाइम एक बार दिमाग में खटकता है यार कोई सा ऑफेंड नहीं हो जाए, अरे आज ही कहीं केस ना आज हो जाए। इसने पूरा दिया कि सर ये बिंदु, हम बोले भाई पहले तो इसको जंग करो, इस पे चर्चा ने SC/ST एक्ट लग सकता है। पिछले वाले में भाजपा या नड्डा जी ने नहीं उठवाया हम लोग को, हाँ। इसमें पक्का हम लोग को जो है तो मतलब वही है ना ऑफेंड। लेकिन उसमें इसी से मुझे एक याद आया ना, मैंने कल 3-4 चीजों को लेकर के चंद्रशेखर जी का ही मैं उनकी पार्लियामेंट की स्पीच, उनका एक मैं सुन रहा था चर्चा, तो उसको लेकर के मैंने 2-3 चंद्रशेखर जी कौन प्रधानमंत्री जो थे? नहीं, चंद्रशेखर आजाद तो रावत। उसमें जी काहे लगा मुझे वही लगा, इतनी इज्जत मैं से बताता बोला हूँ तो क्यों मुझे लगा रहा हूँ, लगा- बताता हूँ अच्छा वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। मैंने उस पे 2-3 ऐसे रैंडम ट्वीट थे जिसमें उनकी मैं आलोचना करी एक जगह कि भाई क्या लॉजिक की बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें इलॉजिकल सिद्ध कर दिया। उसमें लोग कमेंट में सवर्ण, हाँ। सवर्ण कैसे मुझे पता चला, उनके नाम से पता चल रहा है। वो मुझे लिख रहे हैं कि पुलकित भाई SC/ST एक्ट हो जाएगा संभल के, पुलकित भाई डर नहीं लगता क्या वो। अब मैं इसको ठीक है, मैं मजाक में लिया वो अलग बात है, लेकिन मैं सोच रहा हूं जो आप कथित तौर पे डर का माहौल और शोषित वर्ग की बात करते हो, एक शोषित वर्ग तो इधर भी आ गया। उन बेचारों को ये तक नहीं पता कि यार मैं एक व्यक्ति की, एक सांसद की आलोचना कर रहा हूं, ना मैं उसे कोई डेरोगेटरी वर्ड बोल रहा हूं, ना मैं उसे नीचा दिखाने का कोई वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी लोगों में ये भय है कि भाई SC/ST एक्ट लग जाएगा। तो ये जो आप चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए था वो जी, और वो सब आगे भी जी लगेगा, पिछू भी जी लगा, तो वो वाला होगा जी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी। मैं तो ये कहूंगा। नहीं भाई ठीक है, आपका दर्द समझ में आता है हमें। और वैसे भी पॉडकास्ट का नाम फरसा कास्ट है भैया, हाँ। तो आप पे तो बिना उसके ही हाँ। मतलब फरसे से भी लोगों को आपत्ति होगी, मतलब अरे भाई फरसा किसी भी काम आ सकता है, आप लोग उसको कहाँ ले जा रहे हैं? एक और मजेदार चीज फरसा भी है और कास्ट भी है अच्छा उसमें। मुझे जैसे भाई चलो, जैसे ये तो घोषित टाइप से हो गए थे जैसे बीच में मार्केट में, ये तो रोज घोषित होते हैं, कुछ ना कुछ टैग होता है। तो ये व्यक्ति तो जैसे एक जेंडर फ्लूइड होता है ना, तो इनको हो जाना चाहिए कि आइडेंटिटी फ्लूइड है ये, हाँ। कास्ट फ्लूइड, कभी किसी जाति के शोषक, कभी किसी जाति के। मेरे पे आरोप लगा रहे हैं यार। जौहर पे जितनी हैवी वीडियो मैंने फैक्ट्स के साथ बनाई है, उतनी तो किसी ने भी नहीं बनाई है। तो मैंने बताया ना कि जैसे आपने फिर किसी नेताजी को बोल दिया ना, तो नेता की आलोचना पूरे समाज की, उस पूरे वर्ग की आलोचना हो जाती है। हो जाए भाई, तो इतनी तो लोड ही नहीं है, मतलब तो नहीं, फिर तो हमें वही है क्या- कि फेविक्विक लगा के घूमना पड़ेगा। हम केवल भूमिहार नेताओं की वो कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते हैं? नहीं, भूमिहार नेता है कहाँ? यार, ये भी बात- मत बोलो कौशलेश भाई, आप चुप रहो। ऐसे हैं बेचारे के नाम ले तो साला हाँ, कास्ट तो फिर का यही जो होगा है ना, वो- सब अपने अपने कास्ट की नेता की आलोचना कर सकते हैं। नेता एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं मतलब आप जैसे चलो, जैसे जो भी चल रहा है, जैसे संविधान की हम बात कर, सब कुछ है। जैसे भाई ऐसा होता है कि आप अगर स्वतंत्र हो, अगर ह्यूमन बीइंग हो, तो पहला नेचुरल राइट होता है राइट टू लाइफ, और दूसरा होता है कि भाई आप एक्सप्रेस कर सके, तभी माना जाता है फ्री हो। आप कुछ बोल ही नहीं सकते जब इतने रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो हम क्या चाहते हैं मतलब उस संविधान को लेके भी? मतलब जैसे एक तो मैंने बताया कि वो मुर्दा ही घूम रहा है, अब उस मुर्दे के द्वारा भी नहीं बोलने दिया जा रहा है। मतलब क्यों? जैसे कुछ कारण बताया जाएगा ना बचाने का, कि क्यों बचा लेना है, क्या कर लेना है। नहीं तो बचा लेना या इस तरह की जितनी चीजें होती है उसका कोई कारण नहीं होता है। वो केवल इसलिए होता है कि सामने वाला बोल रहा है कि तुम मार रहे हो तो तुम लोड लेना। नहीं तो अंबेडकर ने खुद बोला है भाई, 1953 में बोला है, मेरे ख्याल से डेट देख लूंगा मैं, 1953 में अंबेडकर का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, जिस भी संसद सदस्य थे वो, राज्यसभा वगैरह जिसमें भी थे, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बोला है कि अगर इस संविधान को जलाने का मौका मिले तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जलाने वाला। आके कोई भी चंद्रशेखर रावण बोले इसको कॉन्ट्राडिक्ट करे या जो भी, मतलब पैराडॉक्स क्या है कि जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मैंने संविधान नहीं बनाया, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अगर जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग ही अगर आप देख लो, तो कॉन्स्टिट्यूशन भाई बनाने में BR अंबेडकर से बड़ा नाम BN राव है। संविधान सभा का चुनाव होने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कमेटी बन के काम कर रही है, ये सब चल रहा है। तो वो खुद कह रहा है कि मैंने संविधान नहीं बनाया, वो खुद कह रहा है कि मुझे मौका मिले सबसे पहले मैं संविधान जला दूं, और उसी की फोटो लगा के राजनीति वाले कह रहे हैं कि हम बाबा साहेब के भी वो हैं और हम संविधान की भी रक्षा करेंगे। तो मतलब इतनी हिपोक्रेसी या क्या, कहां से? बिल्कुल वैसे ही है जो बेचारे मुसलमान लोग जो है राजपूतों की सीट से जीत रहे हैं और उनकी रक्षा के लिए नहीं तो वो खुश भी हो रहे हैं, जैसे जो जीता है, जैसे उसने बोला है ना भी संसद में, रघुकुल रीत सदा चली आई, मतलब उसी में वो पूरा बस। क्या करे, अरे राजपूतों के लिए गजब का बोल दिया, मतलब कितनी अच्छी बात हो गई। तो इतिहास से एक और रिजर्वेशन के इतिहास की बात करें, जो 70 के दशक के बाद आपने संविधान की बात की, एक तो हत्या जो आपने बताई तभी हो गई थी 50 के दशक में, एक और हत्या हुई थी 70 के दशक में, जिसमें एक शब्द आता है सोशलिज्म जोड़ा जाता है और ये सब,
जिसके बाद जाति की राजनीति आरंभ हुई। बिहार में, यूपी में मुलायम सिंह वाली, लालू यादव वाली, फिर जातिगत राजनीति और रिजर्वेशन पे उसके बाद मंडल कमीशन अगला 80 के दशक में, जहां से भारतीय राजनीति में ये रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक बन गया वही जो होली का हो। उसके ऊपर चर्चा करते हैं। पहली बात तो यही कि उसको कैसे देखते हैं कि एक तो था कि समाज को जोड़ेगी ये चीज, आप कहा था ना आर्थिक स्थिति आप बराबर कर दोगे, सामाजिक स्थिति बराबर कर दोगे उनकी, तो समाज एकजुट हो जाएगा। क्या लगता है, जोड़ा या तोड़ा, या हम कहां खड़े हैं आज? मैं तो अजीत भैया इस पर ज्यादा बता पाएंगे, बट 1947 में इस देश में जितना जातिवाद था आज उससे 18% ज्यादा ही है। ये मेरा अनुभव है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी कहीं भी चले जाइए, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाइए, कहते हैं कि पढ़े लिखे जो होते हैं वहां पे कास्टिज्म कम होता है। भाई डूसू की पूरी राजनीति ही जात आधारित है, पूरी की पूरी राजनीति की आप पर्टिकुलर जाति से हैं तो एनएसयूआई आपको टिकट देगी, पर्टिकुलर से हैं तो एबीवीपी देगी। दोनों नारा लगाते हैं कि हम जातिवाद में नहीं मानते। तो कास्टिज्म तो हम डीयू में देख रहे हैं, गांव तो छोड़ दें। और जब आरक्षण जब भी दिया गया था, जब प्रावधान था, तो उसका सिंपल ये था कि 10 साल तक के लिए दे रहे हैं, उसके बाद ये रिडंडेंट हो जाएगा। क्योंकि समाज, क्योंकि पहली चीज तो आरक्षण जो था आर्थिक स्टेटस उठाने के लिए नहीं था, वो सामाजिक स्टेटस आपका मतलब बराबर कह लें या जो भी उसके उस पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको खत्म करने के लिए था। तो जिन भी लोगों ने संविधान निर्माता थे उनका ये सपना था कि भाई आरक्षण देते हैं, 10 साल में चीजें मतलब बराबर हो जाएंगी, फिर वो इक्विलिब्रियम टाइप का हो जाएगा, भूल जाएंगे सब। बट ऐसा तो हुआ ही नहीं। हम देखते हैं मतलब उस टाइम जितनी आवाज नहीं उठती थी आज उठ रही है। मुझे ये मूर्खता लगती है कि उस वक्त भी 32-33 करोड़ लोग थे और उतने बड़े समाज में इन लोग को लग कैसे गया कि 10 यार तुम कितने लोग को नौकरी दे देते जो तुम्हारा 2 करोड़ लोग भी उस वक्त मध्यम वर्ग में नहीं होंगे, मध्यम और अपर कास्ट में बता रहा हूँ। 2 करोड़ तो आज भी यदि देखा जाए ना 2 करोड़ लोग अपर क्लास में नहीं होंगे इस देश में, अगर हम डेटा और टैक्सेशन और ये सब निकालेंगे। तो उस समय तो मुझे लगता है कुछ लाखों में ये संख्या होगी। आपने ये सोच कैसे लिया कि भैया मतलब 10 साल में आरक्षण देने से कितने लोगों को आरक्षण दे देते तुम? 10 साल में कौन सी जनरेशन आरक्षण पाके किस इंस्टीट्यूट में चली जाएगी और कुछ कर लेगी? ये तो उसी समय उनको पता होगा कि ये झुंझुना हम दे रहे हैं, ये दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है और इससे इतर कुछ भी नहीं था, ये परपेचुअल मोड में दे दिया गया था। और एक ब्लंडर किया था इन्होंने, आर्थिक स्थिति को इन्होंने सामाजिक पिछड़ेपन से जोड़ दिया और बोला कि ये कुछ कास्ट जो है जो आर्थिक रूप से भी पिछड़े और सामाजिक से, इसलिए जातिगत कर दो। इसके लिए कोई सर्वे हुआ था? नहीं, कुछ नहीं। ये एज्यूम कर लिया गया था कि भाई ऐसा ऐसा है और सर्वे की वैसे जरूरत नहीं थी, ऐसा था। लेकिन उस समय आर्थिक पिछड़े लोग सवर्णों में भी तब भी थे, आज भी हैं। ऐसा नहीं था कि हर भूमिहार जमींदार बन के घूम रहा था। आज जाके पता कर लो हम लोग के गांव में कितने भूमिहार के पास कितनी जमीन बची हुई है। कुछ नहीं बचा है भाई, 10-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। आप दिल्ली में जितने सुलभ शौचालय हैं ना, हाँ, इसके बाहर जो गार्ड बैठे रहते हैं, आप कुछ ना करें, इनका कास्ट का एक सेंसस करवा लें। झाजी होंगे, आप लोग बहुत सारे कर रहे थे ना कि क्या नाम कास्ट सेंसस। आप सिर्फ ये देख लें कि क्या नाम जितने भी सुलभ शौचालय के उसमें या जो गेट पे गार्ड खड़े हैं, मतलब उसमें मतलब मैंने खैर बहुत ज्यादा तो नहीं किया, बट जितनों से मैंने देखा है, बात की है, उसमें भाई 50% से ज्यादा ही सो कॉल्ड उस जाति के हैं जो शोषक जाति बताई जाती है। अभी एक आया था ना, और वो वाला पढ़े थे कि नहीं, कोई किसी ने लिखा था ना कि कास्ट कैसे जो है ईंट भट्टी के मजदूरों को गर्मी देती है। और उसमें मतलब ये लोग इसको उसमें सर्वे करके भी लाया तो उसमें 50% ही लोअर कास्ट के लोग निकले, 50% अपर कास्ट के। और वो जो सर्वे सैंपल भी होगा उसका 50 लोगों से फालतू मिला भी नहीं होगा। वो फोन की बात के भाई गर्मी लग रही, क्या बोले साले बैसाख जेठ चल रहा है, गर्मी तो लगी। मतलब भाई गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी तो क्या कब लगेगी? तो गर्मी 2 ही चीज से लगती है, जमींदारों को लगती है पैसे की गर्मी होती है। हमारे पापा का हम बताते हैं, उनको ऐसे बोले कि क्या करना है, मतलब आपको क्यों चाहिए पैसा, जो होता है हम भेज ही देते हैं। बोले पैसा रहे छे न बैंक में एकदम मिजाज गरम रहा। तो वो ऐसे बोले कि हमको खाली 2 लाख रुपया, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बोले 2 लाख खाली डाल दोगे तो हम एकदम उसमें अलग चौड़ में कस में रहते हैं। हमारे तरफ का कस में रहते हैं हम, तो वही है कि लेकिन नहीं, यही चीज तो है ना। आप लोग कह रहे हो कि उठा दिया उनको, मतलब वो सामाजिक बराबरी हो गई, पर आप लोगों ने आगे नहीं आने दिया। आप जैसे नौकरी की बात कर रहे हो, नौकरियों में तो शोषण चल रहा है ना भाई।
अब जी चंद्रशेखर रावण आजाद जी ने, शोषण ही है, जिसको 0 नंबर आ रहा है उसको पढ़ाने भेज दिए तो शोषण ही है। और उसके बाद जब वो दफ्तर में जा रहा है, सरकारी दफ्तर में जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे शोषण हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन ये है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए। ये मेरे स्टेटमेंट नहीं है भाई, ये माननीय सदस्य चंद्रशेखर आजाद रावण जी का स्टेटमेंट है। जी हाँ। संसद नहीं भाई, तो इतनी हैवी तो इंटेलेक्ट पर तो ज्ञान करने के लायक ही नहीं है भाई। हम तो चरणों में बैठे हैं उस आदमी के जिसका इतना तगड़ा कैलिबर है। तब बिल्कुल उनके मुंह से वो आता है, क्या बोलते हैं, रिसेप्शन होता है, वाईफाई डायरेक्ट डाउनलोड करते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट वो जो है ना, क्या नाम है, इलॉन मस्क का न्यूरल लिंक है ना, इनका मूछा लिंक है, वो सीधा जो है इधर से कनेक्ट हो डेटा जाता है। एक से डाउनलोड होता है, एक से अपलोड होता है। और जैसे जो ये भी जैसे है कि जो नौकरियों में जैसे आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो जैसे पहले तो आरक्षण मिल रहा है और इनको जैसे सरकारी नौकरी का ही जैसे खूब टीन टाम उठाते हैं ये लोग, तो भारत भर में सारी जो सरकारी नौकरी होगी कितनी होगी, सब जोड़ दो, मतलब स्टेट और सेंटर का, तो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होगी। 2-3% कहते हैं ये लोग, मतलब 2 करोड़ से ऊपर नहीं होगी नौकरी, कैसे भी करके किसी भी उसमें। भारत में हर साल नौकरी पाने के लिए कितने लोग हैं, आप वो निकाल लें। 24 लाख तो नीट दे रहे हैं, खाली 24 लाख तो नीट दे रहे हैं, खाली तो एक आप चीज मान लें कि भारत में 2 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है, जिसमें जमादार भी शामिल है और जो वाइस चांसलर भी शामिल है। और नौकरी करना चाहने वाले जो युवाओं की संख्या 20-22 करोड़ तो होगी, कम से कम 20 करोड़ तो होगी, मरे से मरी भी। 18 करोड़ को कहां से दोगे? मैं तो कह रहा हूं आप आरक्षण 100% भी कर दो, कर दिया 100%। आईएएस की 740 सीट थी, अभी आरक्षण है तो कितनी हो गई, 385 मान लो, या 380 जितनी भी रही होंगी, 300 कितनी, 370, 60 हाँ, मतलब 70 मान लो, 370 मानो सीटें अभी आरक्षित होंगी, 370 अनारक्षित होंगी। मैं कह रहा हूं आप आरक्षित कर दो सारी 100%, तो भी तो 740 आईएएस बनेंगे। फार्म भरने वाले आरक्षित जो सो कॉल्ड समाज है, जो कह रहा है कि हमको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है कायदे से, उसके ही लड़के कम से कम 7 लाख होंगे। बाकी के भैया 6,99,000 का क्या होगा? उस पर इस देश में ना कभी बात हुई है, ना कोई बात करता है। हाँ, ये सब जबकि हार्ड रियल डेटा है। मतलब जितने कहेंगे हमको सरकार, मैं तो कह रहा हूं 100% ले जा भाई, तो भी 2 करोड़ को नौकरी मिली। बाकी के जो 18 करोड़ हैं, अच्छा ये भी कहते हैं कि भाई हम 100 में 85 हैं, हाँ। तो जो 18 करोड़ बाकी बेरोजगार बच गए, उसमें भी 85% तुम ही होगे, तो वो भी जोड़ लो, तो भैया जितने भी तुम्हारे हो रहे हैं उनको रोजगार कहां से दोगे? तो वो रोजगार मिलेगा फ्री मार्केट से, जब कहीं उद्यम लगेगा। अब उद्यम लगेगा, तुम लोग वहां घेर के धरने पे बैठ जाओगे। मतलब स्टरलाइट का उसका प्लांट बंद करवाया ना उधर ट्यूटीकोरिन में जो करवाया, आप सोचो, इन्होंने बोला कि मतलब भारत नहीं बे, तूतीकोरिन जे हिंदी इंपोजिशन भाई करता हूं ना मैं कई बार, तो वहां पे प्लांट चल रहा था, भारत कॉपर का एक्सपोर्टर था। इन्होंने बोला कि पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, फलाना ढिमकाना, प्लांट बंद हो गया। अब हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्लांट था वो भारत का। और मैं तो तमिलनाडु गया हूं थोड़ा बहुत, जितने भी ये घूमते हैं ना, जितने भी पर्यावरण को बचा लो जी, ये कर लो जी, जितनी फैक्ट्रियां बंद करवा रहे हैं, वो केवल और केवल कन्वर्जन को बढ़ाता है। क्योंकि उस प्लांट से जितने लोगों का रोजगार जुड़ा था, उसके बाद फिर वही, जैसे हम लोग हंस तो देते हैं भाई राइस बैग कन्वर्ट वाली बात पे, बट आप सोचें कि इतनी दरिद्रता आ गई है कि चावल के लिए कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और तमिलनाडु में आप देखें कितना रैम्पेंट कन्वर्जन है। और ये जो स्टेरलाइट वाला आंदोलन भी था ना, उसमें जो लोग कर रहे थे ना प्रोटेस्ट, वो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन से उसके पीछे हर जगह, क्योंकि जैसे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि जो गरीब हिंदू है ना, सदैव अब्राहमिक्स के लिए फायदे का सौदा है। भाई अब जैसे ये हैं, खाया घाय बैठे हुए हैं, काजू कतली सामने रखी है, इनको भाई तुम 20 बोड़िया में भी नहीं खरीद सकते। भाई आप खरीद तो उसको पाओगे ना जो गरीब होगा। नहीं, हम तो खरीद के भंडारा करवा देंगे उसमें, वो वाला तो ये कर सकते हैं। चावल लिया तो भारत गरीब रहेगा कैसे? तो भाई उद्योग धंधे चौपट करो। और उसमें जो आपने बताया ना, दूसरी संविधान की जो हत्या हुई थी, जो सोशलिज्म लगा दिया गया था कि कुछ भी खोलना है तो 36 सरकारी बाबुओं से लाइसेंस लेने जाओ, तो ये चीजें हैं। इसी पॉइंट पे जो आप कह रहे हो ना, एक तो आपने नींव दे दिया, आप बोल रहे थे ना कि बाकी 18 करोड़ को कैसे दोगे, उसका भी फिर घूम फिर के वही आ जाएंगे जी चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने उसका भी सॉल्यूशन दिया है। अच्छा, दिया? प्राइवेट में आरक्षण लाओ। अरे तो प्राइवेट में भी कितनी नौकरियां हैं। नहीं ठीक है, प्राइवेट में आप आरक्षण लाओ। जैसे हमने कोई प्राइवेट कंपनी खोली, आप आरक्षण ले आए, भाई मैं अपनी कंपनी बंद करके कहीं और चला जाऊंगा। हाँ, तो उससे जो क्या मतलब एंटरप्रेन्योर होता है भाई, वो पूरी दुनिया घूम रहा होता है। फिर उस जैसे एलन मस्क का ही था, यूएस में इन लोगों ने कुछ टैक्स वैक्स का किया कि फ्री स्पीच का किया, इसने बोला मैं अपनी फैक्ट्री शिफ्ट कर रहा हूं, डेलावेयर चला गया। वो यही वो चेंज करने लगा था। वो जो रोगन है, पॉडकास्ट करता है, कोविड के टाइम पे उसने बोला इस तैसी कर रहा हूं, मैं तुम्हारे स्टेट में रहूंगा ही नहीं। हाँ भाई
तो अभी एक तो क्या है कि आप सारे राज्यों में प्राइवेट में आरक्षण कर नहीं दोगे, और जैसे आप कर दोगे तो जैसे भारत देश के बहुत सारे उद्यमी है, जैसे वो मित्तल है मेरे ख्याल से, वो विदेश की नागरिकता ले चुके हैं, अंबानी चला जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे अभी कुछ लोग हैं जो थोड़े बहुत, जिनको देख के आपको जलन हो रही है कि ये ऊंची जाति का इसलिए बढ़ गया है, फिर उसमें भी दरिद्रता, फिर एक दूसरे का मांस नोच के खाएंगे। वेनेजुएला में जैसे ना कूड़े के ढेर वाला वही है। तो क्योंकि क्या लगता है लॉन्ग रन में प्लानिंग यही है क्या कि इधर चित भी मेरी पट भी मेरी करना है कि प्राइवेट में, और उसके तर्क हैं प्राइवेट में आरक्षण इसलिए दो। लॉन्ग रेंज कुछ नहीं है पुलकित, इसका रेंज यही है कि आप इंडिया को इतना डिस्टेबलाइज कर दो अलग अलग मुद्दों को हवा दे देकर, कि अब जब अराजकता फैल जाएगी, ये वामपंथियों का होता है, हर जगह पे बोलेंगे अरे तुमने डेमोक्रेसी देख ली, उससे पहले राजशाही थी, सब देख ली ना, अब हम हमें ठीक मौका दो। करेंगे। हम ठीक करेंगे। फिर लेनिन आएगा, अपने ही लोगों को पेलना चालू करेगा। मतलब अपना कितना पेल देगा वो, मतलब जैसे 10-20 लाख 50 लाख लोगों हाँ, को मरवाता है। वो जीत जाएंगे तो उसका फायदा है। हाँ। जैसे अभी जैसे नौकरी चाहने वाले 20 करोड़ हैं, तब 200 बचेंगे, क्योंकि 19 करोड़ को तो वो भेज ही देगा ना, वो डायरेक्ट ही भेज देगा पीपल लिबरेशन आर्मी बना के। मोदी जी तो बहुत कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं चलो यूक्रेन चले जाओ, या रूस की तरफ से लड़ने चले जाओ, या इजराइल भेजा जा रहा है, जिससे इजराइल भेजा जा रहा है ओवैसी बड़ा कष्ट में था, उसका वीडियो आया कि आप फलस्तीनियों को मारने के लिए इजराइल भेज रहे हो, और साला जले पे नमक की पता चला मिसाइल उसाइल भी भारत के लोग ही लगा रहे हैं। तो उसकी तो स्थिति बहुत विकट हो गई। इसका तो एक बड़ा मजेदार मुझे याद आया, जो कम्युनिस्ट वाला जो आपने बात करा, इसका एक वो पाई चार्ट कहते हैं उसे, वो चलता है कि वामपंथ का जो रेवोल्यूशन चल रहा होता है, क्रांति, तो 2 या 3 तरह के लोग होते हैं, 3 तरह के उसमें होता है। एक जो कॉमरेड जो इनके होते, इनके लोग, दूसरे होते हैं जिन्हें ये नौकरियां पानी होती है और उनको लगता है कि फ्री मार्केट हो जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी, ऐसे वाला। तीसरी होती है आम जनता, मतलब नॉर्मल से लोग, उनको ना कि वो पहले भी रह रहे थे डेमोक्रेसी में। तो जब क्रांति हो जाती है और मतलब क्रांतिकारी आ जाता है, लेनिन जैसा, स्टालिन जैसा, ये जब बैठ जाता है तख्त पे, तो जो पहले 3 में से पहले 2 होते हैं ना, उसके अपने कॉमरेड और दूसरे जिन्हें नौकरियां बनी थी, इन सब की हत्या करता है। हाँ। और उन गुलामों के ऊपर, मतलब गुलाम या जो पहले, वो तो पहले भी गुलाम थे, अब भी हैं, उनके ऊपर शासन करता है। तो ये मजेदार एक उसका पाई चार्ट बन के चलता है। वो भी कह देता है, जब वो नेता बन जाएगा ना, ऐसे लोग जब भी नेता बन जाते हैं, तब तक लोग उसकी खुमारी में जीते हैं। जैसे वो बाबा अभी जो कांड करके गया, मानव बाबा हॉस्पिटल में है, और बोल रहे नहीं वो कृष्ण भगवान के अवतार हैं, उन्हें कुछ मत कहिए, ऐसे मतलब। तो जब लेनिन की खुमारी में जो लोग जी रहे हैं ना, वो जब सत्ता के टॉप पे पहुंचता है, सबसे पहले क्या बोलता है कि साले पागल हो, 18 करोड़ कहाँ से नौकरी देंगे, दिमाग खराब है तुम्हारा। सबसे पहले वो यही कहता है कि भाई ये रियल सिचुएशन है, इस बात को मानो, और वही लोग मान भी जाते हैं। मेन बात क्योंकि जो नहीं मानते वो मर जाते हैं। हाँ, जो नहीं डिसएग्रीमेंट मींस डेथ, मार दिए जाते हैं। उनका सिंपल होता है डी से डेथ, डी से डिसएग्रीमेंट। और स्टालिन का तो है ना भाई, उसका बहुत मस्त था, नो मैन नो प्रॉब्लम। उसका कोट था, नो मैन। आप देखो मतलब कि रशिया में ही जब लेनिन आया, मतलब अकाउंट्स हैं, जैसे अगर आप पढ़ेंगे किताबों के, कि एक माँ है, वो 3 दिन से लाइन में लगी हुई है दूध के लिए कि अपने बच्चे को दूध पिला सके, और वो बेचारी तीसरे दिन बेहोश होकर गिर गई। आप यहां चाइना में देख लो इनके तर्क, चाइना में आ गए वामपंथी, इन्होंने दुनिया में कोई ऐसे, ये एक वो दे दूं डिस्क्लेमर, धरती पे या ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको वामपंथियों ने सुलटाया हो। हाँ। जैसे चाइना में आ गए, तो भाई जैसे आप वेल्थ क्रिएशन ही नहीं करोगे तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कहां से करोगे? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी तो चाहिए ना। तो आप हंसोगे सुन के कि इन्होंने, माओ ने बोला कि चाइना में भूखमरी इसलिए हो रही है कि जो गौरैया है वो धान खा गई। हाँ। उसके लिए इन्होंने कमेटी बना के अमार गौरैया को, मतलब आप सोचो कि उसके बाद भयानक अकाल हो गया था उसके बाद, क्योंकि वो एक इकोसिस्टम वो मेंटेन करके चलती थी वो। तो ये वामपंथी होता है जिसका सॉल्यूशन ये है। और दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि यहाँ पे जो आर्थिक अंगूठा छाप है, जो इकोनॉमिक इलिटरेट, वो ज्यादा हैवी है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की किताबें पढ़ी हैं, डिग्रियां ले रखी हैं। मतलब उन्हीं को लगता है कि मतलब जॉब नहीं मिल रही। उन्हीं की पार्टी के तो लोग थे, वो सीधा बोल रहे थे खाते में पैसा आएगा, एक झटके में गरीबी मिट। झटका, झटके का असली उपयोग इन्होंने किया है। मारेंगे झटका, गरीबी मिट गई, समझे। इनको जहां से वो क्या नाम आया था, सर्टिफिकेट की नोटिस आया था, 4 तारीख हो गई यार कॉस्टलेस भाई। पिछला फर्चा कास्ट में आना था, 1 तारीख का इंतजार करना था, 4 तारीख। पैसे जब भी कहूं आप लोगों ने लेट क्यों शूट किया? और क्या भाई, फंड की कमी है, पिछली बार फंड आ ही नहीं रहे, मतलब 8500। हाँ, तो जैसे इनको जहां से नोटिस आया, जैसे आप किसी भी राज्य में देख लें, भारत देश के जितने भी राज्य हैं, लगभग
जो नॉन बीजेपी वाले हैं वो सब दिवालिया होने की कगार पे हैं, उनके पास अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। क्योंकि भाई आपके जैसे कह देने से खटाखट पैसे नहीं आते ना, आपको पैसे कहीं से देने पड़ेंगे। अब जब आप कह दे रहे हो किसी से हम पैसा लेंगे ही नहीं, सबको पैसा देंगे ही, तो फिर वही वेनेजुएला। हाँ, मतलब छापो नहीं, ये इनका मतलब बहुत सिंपल टर्म में अगर लोगों को समझना है कि भाई टंकी में पानी रहेगा तभी तो दे पाओगे, तभी दे पाओगे। और टंकी में पानी कहाँ से आएगा? ढक्कन खुला छोड़ के बारिश में थोड़े इकट्ठा होगा, बारिश से बहुत कम बूंदें आती हैं, उसके लिए परिश्रम करके तुम्हें मोटर चलानी पड़ेगी, बोरिंग करना पड़ेगा, पाइप बिछाओ, फिर जो है वो जाएगा। तो वो तो ये लोग करते नहीं, हम दे देंगे। अबे टंकी खाली है, दे कहां से? नहीं भैया, इसका जैसे सक्सेसफुल होने का रीजन क्या है ना, जैसे आप रैंडम सर्वे अगर कर लो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाओ, मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे हम दोनों ही वहीं के हैं, आप रैंडम 100 जनों से बात कर लो तो उसमें 90 को ये लगता है कि यार सरकार के पास नोट छापने की मशीन है, नोट छाप के दे दे। और मतलब मुझे इस पे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर राहुल गांधी भी इस फैलेसी में जी रहा हो। एग्जैक्टली मतलब ये उसके जो जैसे ये जो डबल जी वाले जो रावण चंद्रशेखर जी जो आपने बोले, इन सबको ही लगता होगा एक बार को, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि नोट छापो और सबको बांट दो। क्योंकि देखो ना, ये थॉट हर बच्चे के दिमाग में वो 6ठी 7वीं में आता है। सबके आया, जो ये बोल रहा है ना नहीं आया, वो अब नहीं मैं पहले से ज्ञानी था कि भाई तू ही था, फिर सबके आया। बट पॉइंट ये है ना, उस थॉट से बाहर आना होता है भाई, आपको समझना पड़ता है ना कि इन्फ्लेशन हो जाता है, इन्फ्लेशन नाम की चीज है भैया, करेंसी की वैल्यू नहीं रहती। पर वो अब इसमें फिर बचपन वाला वो डाल देगा एंगल, जो बच्चे की बात हुई है पार्लियामेंट में, मोदी जी ने कहा बालक बुद्धि, वैसे मैं तो मानता नहीं हूँ बालक बुद्धि, बच्चा नहीं है, मैं तो ये मानता हूँ, बट ठीक है, उन्हें लगता है कि अगर वही वाली इमेज बना के नहीं, आरक्षण कैसे दिया जाए फिर? मतलब हाँ, घूम फिर के वहीं ये एक क्या? अब जैसे आरक्षण जो करंट फॉर्म है, तो उस हिसाब से तुम दोनों को तो पॉडकास्ट में होना नहीं चाहिए। वहाँ सुनील डेलीरिम्पल और यहाँ पे वो क्या नाम था उसका, सुनील सोने पिंपल ना, राहुल सोन पिंपल। अच्छा, राहुल सोन मतलब राहुल बोलिए भाई, वो सरनेम पे फिर कुछ बवाल कर दे भाई। वो है ये टंग ऑफ स्लिप है। स्लिप ऑफ टंग नहीं, हमारा टंग ऑफ स्लिप है। तो वही राहुल जी थे और फिर चंद्रशेखर भाई थे। तो नहीं देखा जाए तो चंद्रशेखर भाई भी नहीं ना, यहाँ 3 है ना, तो आरक्षण कैसे बढ़, जितनी जिसकी अच्छा, मेरा भी आधा फाड़ दोगे? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ एक ओबीसी, एक एसटी, फिर ये वाला भी, उसमें भी तो सब जातियां हैं ना। अच्छा, वहां पे भी। और फिर वे कहाँ जाएंगे भाई जो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं? सबसे बड़ा माइनॉरिटी 100% है भाई। क्या नहीं भाई, आप मतलब लगभग क्यों समाज को इग्नोर कर देंगे एकदम? अच्छा, लगभग क्यों से मुझे ज्यादा, ऐसे तो जाति को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते क्या? हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते? कुछ दिन में जाति फ्लूइड भी। अच्छा, मैं कर सकता हूँ, मैं त्यागी लगाता हूँ, त्यागी बहुत होते हैं, बहुत लोग लगाते हैं, नहीं कर जाट भी लगाते हैं, मुसलमान भी लगाते हैं, ब्राह्मण भी लगाते हैं, भूमिहार सब लगा। क्यों भाई? वो जैसे आइडेंटिफाई करने वाला राइट्स भी कुछ ही लोग होते हैं, कुछ ही लोग। आप लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं है। अरे यार, क्योंकि पिछला जो शोषण किया उसका आप चुकाना पड़ेगा ना। डीएनए ऑल्टर कर दिया आपने। हाँ, डीएनए ऑल्टरेशन की बात किसने कही थी? वही सोन पिंपले ना। नहीं, ये वाला तो हाँ, ये भी एक थ्योरी जो चलती है वाला कि शोषण की वजह से ये जो हुआ, ये वाला सुना है आपने कि आरक्षण का क्यों आवश्यक है? क्योंकि भाई आप शोषण ऐसा किया ना कि डीएनए ऑल्टर हो गया। आप तो पैदा ही समझदार हो भाई। मैं तो कह रहा हूँ भाई, तुम अभी 49%, 49.5% खेल रहे हो, उसमें सुदामा कोटा इन लोगों के लिए जो आ गया 10%, तो 59 हो गया, कितना बच गया? 41। कई राज्यों में शायद 60, 65, 70% तक पहुंच ही रहा है। तमिलनाडु में तो यार जो बचा कुचा, जो 30% बचा, जो 100% करो, उसके बाद ठीक है। मतलब इनसे साइन करवा लो कि 100% आरक्षण कर रहे हैं सरकारी नौकरी में, उसके बाद आवाज ना आ जाए कोई से कि शोषण हो रहा है। भाई हमें फ्री मार्केट दे दो और तुम 100% आरक्षण ले लो, हम तो इतने पे भी तैयार हैं, पर लिखित में दो। हाँ, कि हाल उधेड़ लीजिए। हाँ, कोई ताम, क्योंकि पहले 15 और 7 22 था, फिर 27 जुड़ा, 49 हो गया, 49.5 लगभग हो गया, अब धीरे धीरे बढ़ाते 70 गए हैं। मैं तो थोड़ा और रेडिकल हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने भी आरक्षण का लाभ लिया, जैसे आप नहीं देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या रिटायर्ड लिखते हैं, तो ये कर्नल दानवीर सिंह रिटायर्ड है, तो उसी तरह जो भी है ना, डॉक्टर अजीत भारती ब्रैकेट में रिजर्व्ड आर, ये लिख दो भैया कि जो भी आदमी ने कोटा का लाभ लिया, क्यू या आर जो है उसमें आप उसमें भर दीजिए, ताकि लोग जानकारी रहे कि रिजर्वेशन से लोग कितना फायदा हुआ और कहाँ पहुंचे। रिजर्वेशन से तो आप एक सेकंड, जैसे रिजर्वेशन का ही जैसे ये है, मतलब कह तो रहा हूँ, जैसे भारत देश में कायदे के मुद्दों पे कोई बात तो करेगा नहीं, थोड़ी बहुत ये करते हैं तो यही इतने विवादित हो गए हैं अभी तो राष्ट्र में कि लिंचिंग करने के लिए सब घूम रहे हैं।
भाई जैसे आरक्षण लेके आप एंट्रेंस में चले गए, जैसे 0 नंबर पे आपने एडमिशन ले लिया, पर जो वो इक्वेशन सॉल्व करनी होगी उसे थोड़ी नहीं पता है कि आप किस उससे आए हो, वहां आपसे होगी नहीं, फिर आप ड्रॉप आउट रेशियो देखो। इसके ऊपर तो बहुत मुझे जो क्या याद आ रहा है, एक वो कॉमेडियन है अनुभव बस्सी, हाँ। उसने बोला था, तो वो बोलता है भाई मैं जाट समाज से आता हूँ, मेरा एडमिशन हो गया एनएलयू में, कह रहा एडमिशन तो हो गया कोटे पे, अंदर जाके पास ही नहीं हुआ जा रहा। अरे यहाँ पे जब मेरा एडमिशन आधे नंबरों पे हुआ, पासिंग मार्क्स तो कम करो ना। हाँ। तो वो उसने जोक में एक तरीके से सटायर ही मार दिया, वो मतलब है नहीं, आप ड्रॉप आउट रेशियो चेक कर लो ना कि कितने लोग जो ड्रॉप आउट और प्लेसमेंट का रेशियो फिर देखो। उसको उससे और जोड़ा जो जाता है ना। तुम बोल रहे थे ना कि कास्ट जो है ना 18% कास्टिज्म बढ़ा ही है, वो तो रैंडम नंबर ले लिया। नहीं, वो GST से जोड़ के लिया IIMs में, हाँ 28% ले लेते, लग्जरी आइटम हो गए आरक्षण। तो उसी लग्जरी आइटम ही है आरक्षण, उस पर 28% GST लगना चाहिए। तो उसमें मतलब IITs में एक्चुअल में कुछ बच्चे जो आत्महत्या करते हैं ना, वो कास्टिज्म के ही कारण करते हैं। और ये ऐसा विशेष सर्कल है ना कि भाई उसने किसी का अधिकार मारा, इस तरह का परसेप्शन जाता है कि मैं और मेरा कज़न या भाई दोनों एक साथ बैठे एग्ज़ाम देने, और मैं कट ऑफ में क्लियर कर गया, मेरा कज़िन जो है हमसे 2 नंबर नीचे लाया था, लेकिन जो हमसे 40 नंबर नीचे लाया उसका हो जाता है, उसका नहीं होता। तो मैं कास्टिज्म के कारण उसको नहीं गाली दूंगा या कुछ करूंगा, यही मैं उसको यार कि भाई एक डिजर्विंग कैंडिडेट, जो हम रोते रहते हैं यार हमारे यहाँ सुंदर पिचाई उधर काहे चला गया यार, वो इलॉन मस्क उधर होता है, कहाँ से होगा? उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है 12वीं के बाद, हर 55 मिनट पे एक बच्चा मर रहा है, उसमें आरक्षण बहुत बड़ा कारण होता है। यही मूल पॉइंट जो इसके लिए मैं कह रहा था, वही जो कि समाज को तोड़ा या जोड़ा। तोड़ रहा है भाई, इतना अधिक ये फॉल्ट लाइंस क्रिएट हुआ है ना, इतना अधिक कि जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए वो दूसरे को बाबा जा रहा है। इस यार टाइप के देखो ना, derogatory ये term। उल्टी दिशा में चल रही है भाई। exactly। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो इन लोगों को लगा कि देश में जिनको आरक्षण चाहिए वो 22.5% है। 1989 उसमें 89 में इनको लगा कि भाई 27, मतलब कि देश आजाद होने के बाद तो ये घटने चाहिए थे ना जिनको आरक्षण की आवश्यकता थी, यहाँ तो उल्टा हो रहा है। और अभी जैसे 19.5, अब तो हर जाति कह रही है, आप देखो ना हर जगह कहीं ना कहीं रेल की पटरी उखाड़ रहे हैं। तो मतलब ये तो यार उल्टा चल रहा है ना क्रम, मतलब कायदे से देश प्रॉस्पर होना चाहिए तो लोग प्रॉस्पर होने चाहिए थे, और 70 सालों में अगर नहीं हुआ है तो फिर तो आपको समझना पड़ेगा कि 140 में भी नहीं होगा। हाँ मतलब तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि आपने दे तो दिया था ये, बट फिर भी ये क्यों ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब उससे होना नहीं है, बट हाँ, ये चीज आप बोल नहीं सकते। वो फ्लॉड कॉन्सेप्ट है, और दुर्भाग्य ये है कि प्रैक्टिकली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे चू नहीं कर सकती है। और इनफैक्ट आप किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड है, अगर आप ये बात बोलते हैं, मतलब मैं एक नॉर्मल बोल रहा हूँ कि हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, और मुझे जोड़ा जाए कि ये भाजपा के प्रो है, तो संभव है कि मुझे फोन आ जाएगा कि अजीत जी क्या कर रहे हैं आप, ये तो संगठन इस तरह से नहीं चाहता है। संगठन के देखो फोन तो घंटा नहीं आता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, संगठन देखो भैया, चाहे ना चाहे जो प्रकृति होती है वो मूर्खों के प्रति बड़ी निष्ठुर होती है। नेचर इज वेरी क्रूल टू इडियट्स। और फिर वही है ना, जैसे अगर समाधान चाहिए, जैसे आपने पूछा कि इसका मतलब समाधान क्या है, जैसे कह रहे हैं कि भाई वो हुआ है, तो भाई आप झूठ की फाउंडेशन पे कैसे समाधान की कल्पना कर सकते हैं। SL भैरप्पा ने यही हिस्ट्री में आर्गुमेंट दिया था कि आप कह रहे हो कि भाई काशी विश्वनाथ को नहीं तोड़ा गया, ये नहीं पढ़ाना है, काशी विश्वनाथ को सॉरी तोड़ा गया है, ये नहीं पढ़ाना है स्कूल की बुक्स में। कल को कोई बच्चा बनारस जाता है और वो नंदी का मुंह देखता है ज्ञानवापी की तरफ, वो पूछ देगा तो आप उसे क्या बोलोगे? आपने हिस्ट्री की बुक्स में तो पढ़ाया नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये इनकन्वीनियंट ट्रूथ से इससे मतलब नफरत फैलेगी। वही लोग जिन्होंने कहा कि ये पढ़ाने से नफरत फैलेगी, वही ये पढ़ाते हैं कि ब्राह्मणों ने कान में शीशा पीस के डाल दिया, इस टाइम नफरत नहीं फैलेगी। पीस के नहीं भाई, पिघला के गरम शीशा, कहाँ तुम ढंग नहीं, से ये तो मैंने इसलिए कि मैं जैसे 11वीं 12वीं साइंस की थी, तो शीशे का जो पिघलाने का जो बर्तन वाला जो था वो तो आज भी नहीं आपके घर में, आज 21वीं सदी में भी आपके घर में है, तो लाओ पिघला दो, ये शीशे के गिलास रखे। ऐसी तार्किक बात करोगे वहां। अच्छा, उस टाइम तो मोदी जी वाली योजना भी नहीं थी कि LPG का गैस दे दिया और लाइट दे दी। तो भाई लकड़ी, कितनी लकड़ी में आग लगाते थे कि मतलब लकड़ी कैसे जलाते थे, मतलब पिघलता ब्राह्मण मंत्र पढ़ के नहीं आग ऐसे लगा। अच्छा, नालंदा की तरह वो एक- अच्छा नालंदा, मैं समझ गया नालंदा वाला, नालंदा, सॉरी लाओ आई शेडो लाओ लगाओ, मैं सॉरी लगा
लेता हूँ आई शेडो, सॉरी आई शेडो लगा लेता हूँ थोड़ा सा। हिस्ट्री पढ़ोगे मित्रों, नॉट ऑन दिस पेयर, ऑन सम अदर पेयर, मेरे घुटने ब्लश कर रहे हैं। नॉट इवन दैट पेयर। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ के नहीं, नहीं। साधना पाली और आग लगा दी। 84 हवन बिल्डिंग के वो फेंक के उससे मारे भी थे। इंटरेस्टिंग क्या था, हवन- किताब में से पानी निकलने लगा। हवन के वो फेंक फेंक के मारे थे ना, उसे जलाया हाँ, था वही, जो। वही, वही। कितना हवन कुंड कितना बड़ा था जिसमें से फेंक यार दो ही जने वो फेंक फेंक के हवन- जला गए, सोचो। अच्छा, दो। बाकी के सब रक्षक दरबान कहाँ थे भाई साहब? वो तुमने बोला था ना वो आयरन मैन वाला, तो उसी सही टाइप- वो उसने वकांडा बुला लिया ना अपना पूरा। उसी टाइप का कर दिया इन्होंने। थोर आए ऊपर से, लेकिन यार ऊपर वकांडा बुलाया तो उसमें फिर कालिया काले लोग हो तो- जाएंगे। हाँ, तो रेसिज्म एफ्रो दलित, एक एफ्रो दलित भी टर्म है, छोड़ उधर नहीं जाएंगे। आएंगे, नहीं बिल्कुल जाएंगे, उस पे बिल्कुल तो जाएंगे। 100% जाएंगे। नाइजीरिया वाला जब तुमको पकड़ के डॉलर बना देता है ना रुपये को, तो उसमें कुछ लोग भी बन जाते हैं। प्रिंस का अरे मैं गांधी बिहार में था, वहां पे क्या हुआ कि रेंटर रहता था नाइजीरिया वाला, और जो मकान मालकिन थी ना, यंग थी, उसका जो बच्चा हुआ घुंघराले बाल वाले बच्चा हुआ, काला। अब उसके बाद क्या, उसका पति बोलता है गाली देके कि मैं गोरा तू गोरी, ये कहाँ से आ गया? तो वैसे अप्रोदलित इस टाइप के हो सकता है कि हो जाए आने वाले समय में। बायोलॉजी में नहीं जाएगी। हाँ, तो राजनीतिक उस पर बात चल रही थी कि कोई पार्टी दिखना नहीं चाहती, और आपने एलपीजी की बात कर दी। अगला पॉइंट वही है, भाजपा की इससे जोड़ के देखें कि भाई एंटी दलित तो अब कोई है ही नहीं ना, तो भाजपा का क्या वो है भाई, ये प्रो दलित हैं, सुपर प्रो दलित हैं? क्योंकि योजनाएं देने से अगर चीजें होती हैं, योजनाओं देने से आप किसी समाज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, कुछ होता है, उस हिसाब से तो आपको प्रो दलित बोलना पड़ेगा। बट जो नरेटिव है पूरा, वो तो भाजपा से ज्यादा एंटी दलित तो कोई है ही नहीं। वही है ना, अंबेडकर जी की मूर्ति लगा करके उनके हाथ में संविधान किताब दे दी गई, पूरा देश कह रहा है कि भाई संविधान बनाया, अंबेडकर जी ने बताया है। और भाई ने बताया कि भाई अम्बेडकर ने बोला संविधान में मैं आग लगा दूंगा। नहीं, मैंने बनाया भी नहीं बोला, नहीं वही वो बोल रहा है बंदा कि लोग कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया, जबकि मेरा कोई रोल नहीं है अब उतना। वही है, राम से बड़ा राम का नाम, तो अम्बेडकर जी से बड़ी उनकी छवि हो गई कि अम्बेडकर जी ने बोला, उससे मतलब ही नहीं है हमको। और ये जो इस व्यक्ति ने जो बोला था ना, वो एफ्रो दलित, इससे बहुत रिलेटेड है, पर वही ये विवाद हो जाता है। जैसे भारत देश में अगर देखें तो जो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हुए वो बाबू जगजीवन राम हुए। हाँ, अपने जीवन में एक भी चुनाव नहीं हारे, और मतलब 1953 में 1952 में जब अंबेडकर चुनाव हार रहे थे, तब जगजीवन राम जीत रहे थे। ठीक, तो इलेक्टोरली पॉपुलर आदमी थे, अंबेडकर उतने पॉपुलर नहीं थे। आप लोग कोई किताब पढ़ लीजिए उस जमाने की। सत्यवती कॉलेज में जगजीवन राम का बेटा जो है वो पढ़ाता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी स्टूडेंट, क्या नाम था? चौधरी। अच्छा हाँ, उस टाइम का याद आ गया है ना, वो था। कांग्रेस वालों ने जिसके फोटोग्राफ्स वायरल कराए थे। उसकी नहीं, उसमें सोचें आप, राज नारायण जो हैं, इन सब के संजय गांधी के इशारों पे, मतलब जो एफआईआर लिखवाई जगजीवन राम के बेटे ने कि मुझको कश्मीरी गेट से ये सब फॉलो कर रहे थे, आगे बंदूक बंदूक दिखाई, मुझे गाजियाबाद ले गए, मोदी नगर साइड में कहीं, वहां मेरी उस गर्लफ्रेंड के साथ इन्होंने आपत्तिजनक तस्वीरें खींची। और आप मतलब ये कितनी बड़ी चीज है कि मेनका गांधी और खुशवंत सिंह सूर्या मैगजीन चलाते थे, उस मैगजीन की सबसे ज्यादा प्रतियां उसी एडिशन के टाइम पे छपी थी, और इस देश के हर सांसद, हर विधायक के घर में वो फेंकी गई थी, और इस प्रकार जगजीवन राम की पॉलिटिकल किलिंग की गई। हाँ। तब तक पूरे भारत के राजनीतिक पटल पे अंबेडकर इतने हैवी नेता नहीं थे, जगजीवन राम थे उस जाति के नेता। ये 80s शुरू हो चुका है। राम हम लोग की तरफ शायद चर्मकार जो जाति होती है उसका टाइटल होता है बिहार। तो 80s शुरू हो चुका है, और जगजीवन राम की पॉलिटिकल मतलब वो फिर अपना अंतिम चुनाव भी नहीं लड़े, और कहते हैं उस सदमे से ही उनकी मृत्यु भी हो गई। उसके बाद ये जो काशीराम है, काशीराम ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने हर उस व्यक्ति को गरियाया जो हिंदुइज्म को गाली नहीं दे रहा था या ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहा था। जैसे जगजीवन राम ने अगर ब्राह्मणों को गाली नहीं दी तो वो दलितों के नेता नहीं है। उस किताब का जीस्ट ये था। साथ ही साथ उसी टाइम पे जो वो मूर्ति है ना ऐसे वाली, वो उंगली दिखाते हुए वाली, वो बननी शुरू हुई इस देश में। और ये जो एफ्रो दलित प्रोजेक्ट है ये 1990 से ही चल रहा है। और इस प्रोजेक्ट का क्या है कि जो अमेरिका के गोरे हैं भारत के ब्राह्मण हैं, जो अमेरिका के काले हैं वो यहाँ की पिछड़ी जातियां हैं। अब ये सोचो 1990 से चल रहा है, आज 34 साल हो गए, डॉलर्स में फंड आ रहा है। और अभी मैं बता दूं आपको, मतलब और तो सब छोड़ दें, सामान्य लोगों को, मेजोरिटी राइट विंग को भी नहीं पता होगा कि एफ्रो दलित प्रोजेक्ट है क्या और कितना घुस चुका है अंदर। नहीं, और ये लोग
अफ्रीकन अमेरिकन के जो अफर्मेटिव एक्शन वाला जो दौर था उससे बिल्कुल विलग ये जा रहे हैं। वो जो अश्वेत थे वो इस बात में प्राइड लेते थे कि भगवान ने मुझे भी तुम्हारे जैसा बनाया, खाली स्किन कलर अलग है, दिमाग भी मेरा वैसा है, मुझे उसी स्कूल में उसी टीचर से पढ़ना है एंड आई विल आउटवर्ड फॉर्म। यहाँ वाला कहता है कि नहीं, हमको तो वही डीएनए हमारा ऑल्टर कर दिया तुम लोग शोषण कर वही ना, वो एट्रोसिटी लिटरेचर इतना भर दिया गया है कि आप उसे कैसे काउंटर करेंगे। मतलब अमेरिका में कम से कम अश्वेतों को दास बनाते थे, उन्होंने सिविल वार लड़ा, उसके बाद भी बनाए के रखे गए, सब हुआ। भारत में विलियम एडम वाला सर्वे है, वो धर्मपाल जी की किताब है द ब्यूटीफुल ट्री। उसमें अंग्रेजों ने जब वुड्स डिस्पैच आया था 1857-58 में, सब तो मैकोले का 1835 वाला ही कोट करते हैं कि मैकोले ने ये बोला। तो वुड्स डिस्पैच आने से पहले अंग्रेजों ने एक काम ठीक किया था, कोई मुझे अंग्रेजों का वो कह दे तो भी चलेगा मुझे, कि उन्होंने सर्वे करवाए थे भारत के बारे में, सबसे विस्तृत सर्वे अंग्रेजों ने करवाए। एजुकेशन सर्वे हो रहा था 1835 में, मद्रास बिहार उस टाइम, अरे मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी, तो बंगाल में ही बिहार आता था। उस सर्वे में आता है कि बिहार के एक जिले में 6 शिक्षक जो है वो चंडाल जाति के हैं 1835 में। तो भाई 6 चंडाल पढ़ा रहे, मतलब ये जैसे दलितों में भी महादलित से भी एकदम ही वहाँ एकदम ही जो चिता वगैरह जलाते हैं उनको शायद मेरे ख्याल से वो कहते होंगे आउटकास्ट, जिनको आप कहते हैं जैसे ये लोग। मतलब चंद्रशेखर रावण भी अपनी बेटी की शादी उनमें नहीं करेगा, उनके सामने बोलेगा कि मैं अपर कास्ट हूं। मतलब इनमें भी ये चलता ही है, वहां तो और ज्यादा है। उस जाति के 6 शिक्षक 1835 में बिहार में कैसे थे, अगर इतना ही शोषण हो रहा था। बट उस पे कोई नहीं बोलता, उस पे आगे काम भी नहीं हुआ। धर्मपाल मर गए कहते हुए कि इन चीजों पे काम होना चाहिए, पर सबने ये वाली थ्योरी ले ली कि शोषण हुआ है, और इसकी भी जनक वो हर्बर्ट रिसले ने नाक के हिसाब से अरे भाई साहब वो कर दिया। और अब ये चीज इतनी आगे बढ़ गई है कि कोई से को बताओ तो मानेगा ही नहीं। मतलब वो बोल देगा तुम ब्राह्मण हो इसलिए ये वाला फैक्ट कोट कर रहे हो। नहीं, ये वही है ना कि भला करना है किसी समुदाय का या भला दिखना है, कौन प्रोजेक्शन ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, परसेप्शन। वो अभी बोल रहे थे ना कि इन कास्ट ग्रुप्स के भीतर जो दूसरे कास्ट को लेके हेट्रेड है, वो भाई वो ब्राह्मण उतना दलितों से सो कॉल्ड हेट करता है कि नहीं, वो तो डाउट मतलब वो तो चर्चा का विषय है, लेकिन परसेप्शन ये है कि ब्राह्मण जो है दलितों से हेट करता है। लेकिन इन जातियों में जो जातियां हैं उसमें आपस का देखोगे तो माइंड इज इक्वल टू ब्लोन हो जाता है। वो एक मतलब मोर देन 80% जो इनके केसेस दर्ज होते हैं कोर्टों में, उसमें आप इनका देखो ना राइवलरी किससे लड़ाई है। 80% केसेस में दलितों के शोषण वाले में एक वो है इन सबका कुछ दलित इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडीज कुछ ऐसे करके चलता है, थोराट ओराट टाइप का। तो उसका हरियाणा का डाटा देखा मैंने, उन्होंने वेबसाइट से हटा दिया उसे। हरियाणा में जो सबसे ज्यादा दलितों पे एट्रोसिटी करने वाली जो सेकंड वो थी, वो भाईजान लोग थे, इसलिए उन्होंने इसको हटा दिया। तो ये नहीं, राजद और सपा जब जीता करते थे तो कौन सा समुदाय था जो दलितों की बस्तियों में आग लगाता है? ब्राह्मण तो सपा का वोटर कभी रहा ही नहीं, राजद का वोटर रहा ही नहीं कभी, राजपूत भाई तो है ही नहीं, भूरा बाल तो... साफ करो, ये बिहार में नारा था। लोगों ने अपने नाम के आगे से टाइटल हटा दिए थे। बिहार में मेरे ख्याल से पिछले 40 साल से, तो 40 नहीं भी कहें तो 30-35 साल से तो भाई ओबीसी ही सीएम रहे हैं मेरे ख्याल से 1990 के बाद से। तो एक राज्य में 34 साल से ओबीसी सीएम है, 49% आरक्षण भी लगभग 1990 से ही है। उसके बाद भी आप कह रहे हो कि बिहार में आपको कास्ट सेंसस चाहिए, तो आपको सोचना पड़ेगा ना कि मतलब ये क्या कर रहे हैं। नहीं करवाए कास्ट सेंसस, हाँ, उससे क्या निकाल लिए? 344 जातियां हैं, अब हर जाति का एक एक विधायक बना दो, उतनी सीट नहीं है बिहार विधानसभा में। नहीं, उसमें देखो इस फायदा किसका हो जाएगा, उसमें भाईजान मौज मार जाएगा। ओवैसी ने क्या बोला कि हमको 4% हमारे चुन के आए हैं कि कितने जो भी हुआ है। सबसे बड़ा जो है वो है ना मुस्लिम ब्रदरहुड के 56 देश हैं, वो ओआईसी वाले जो यूएन में वोटिंग ब्लॉक। तो भाई संसद में भाईजान 20% हो गए तो कितने हो गए? 543 का मान लो 20, तो भाई 106 सांसद के करीब हो गए। तो 106 सांसद जिसके पास, वो देश का पीएम बनेगा भाई। जब ये 99 पे राहुल गांधी को सिद्ध कर रहे हैं कि वो पीएम बनता रह गया, मोदी ने उसकी पीएमगिरी चुरा ली। तो हारा हुआ ना, मोदी के पास जनमत कहां है, वो तो बोल दिया ना। कल प्रियंका चतुर्वेदी बोल रही थी कल, एक तो मैं माइनॉरिटी में है, कैसे हो प्रियंका चतुर्वेदी, वैसे ही शिवसेना में थी जो पहले, अभी भी है, कांग्रेस में थी, कहां है वो? पहले कांग्रेस में थी, फिर शिवसेना में, अब उद्धव वाली शिवसेना में। अच्छा, अब उद्धव वाली शिवसेना कोई बड़ी बात नहीं है, कह रहे हैं कि महाराष्ट्र चुनावों के लिए उद्धव वाली शिवसेना इधर आ जाएगी। महाराष्ट्र में तो स्थिति खराब है इन लोगों की। नहीं, तो वो जो उनका बयान था कि इनके पास मेजोरिटी तो है नहीं ना,
मोदी के पास भी और जो आप बात कह रहे हो ना कि 100 पे, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो हमारे लिए होता है ना, ये सब रूल इधर चलते हैं कि 100 पे बनेगा, उस पे उधर उनके लिए हाफ में हो जाता है, जहां 30% हो जाते हैं वहां तो वो भी ज्यादा बता दिया आपने 30%। वो अगर लेफ्ट है या वो नॉन मतलब ये झूठा है तो वो मोरली सुपीरियर हो जाता है। फिर तो ये सब आंकड़े फांकड़े 10% ये सब तो तुच्छ है उसके सामने। लेफ्टिस्ट आप देखो ना उनकी बात किस हिसाब से करते हैं, मतलब कि एक कितने हाई पेडेस्टल पे बैठ गए हैं कुतुब मीनार पे मोरालिटी के, और वहां से ज्ञान पेल रहे हैं दुनिया भर को। सांसद जीरो हैं। हाँ हाँ पर कौन विपक्ष में रहेगा, पक्ष में कौन रहेगा, कौन पीएम बनेगा, सब वो तय करते हैं। मेरे पास तो मैदार देखो थ्योरी, एक सबसे पहले आई थी सीपीआई, हाँ। है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो सीपीआई 3 हो गए थे इसमें, क्या वोवल कॉन्सोनेंट अल्फाबेट, उसके बाद सीपीआई एम, फिर एमएल, फिर जैसे लगभग क्यों बढ़ रहा है वैसे एमएलएलओपी बढ़ रहा है इनका। ML हो गया माँ के उतने सांसद भी नहीं है इनके। मतलब इनकी स्थिति ये है जितने कि अल्फाबेट है उतने मतलब इनकी स्थिति ये थी जब मैं कॉलेज में था कि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत पे यहाँ जश्न मना रहे हैं। हाँ। मतलब यहाँ इनका मतलब सोचो ना कि कुत्ता भी नहीं है इनका कोई कायदे का। हाँ, सीताराम येचुरी बोलता है तो कुत्ता सुनने आता है उसको। एक हाँ, वो जेएनयू में जो प्रोटेस्ट वाला था वो कुत्ता पिछले जन्म में रहा होगा कोई, मतलब ऐसे मत बोलो, अगली बार प्रेसिडेंट बन जाएगा वो जेएनयू। इफ ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ एज मैन, नहीं वो पूछना वहाँ तो है, पड़ेगा अलाउड है वहाँ क्या? पे तो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ये कम्युनिस्टों पे अप्लाई होता है, प्रेम में थोड़े होता है ये सब अप्लाई। और क्या जब इंसान कम्युनिस्ट बने JNU कोई में तो देखे केवल तन। एक जेएनयू में ना इनके एक बिहार का लड़का था, इन्होंने जेएनयू का जिक्र छेड़ दिया। एक अंजुमन सोसाइटी थी हाँ जेएनयू में, हाँ हाँ तो ये कमल मित्रा चिनॉय की वाइफ ये सब मेनन वेनन जितने भी थे ये सब, पता है तो पता है। मुशायरा टाइप का चलता था कुछ जैसे। तो कोई सेशन चल रहा था, तो सब यूपी बिहार के लड़के थे कि चाय वाय मिलेगी चलते हैं, बैठे हुए थे सब लैंग्वेज वाले। और क्या, तो लैंग्वेज वाले ये जो कौन सी थी, ये जो मेनन थी, निवेदिता में हाँ निवेदिता मेनन, तो जैसे इन सबको एक तो लेफ्टिस्ट है ऊपर से इंग्लिश बोल लेते हैं, तो फिर तो ये खुदा +2 हो गए। तो इन्हें लगा कि ये सब बिहार के सब पिछड़े उधर से लोग हैं, इनको समझ में नहीं आया होगा। तो कहती है आप लोगों को अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, हिंदी में भी पूछ सकते हैं। और वो लगभग इसी उस पे था, अंजुमन सोसाइटी लगभग क्यू टाइप सी कुछ था वो उसका। तो इनके जैसा ही कोई था, वो सैनिक स्कूल का था कि कहाँ का था, हमेशा लगता था जैसे ना गांजे टाइप में धुत है वो, तो ऐसे हाथ उठाता है। तो बोला कि हाँ हाँ पूछिए पूछिए। तो कहता है कि जब सारा दुनिया आगे जा रहा है तो आप लोग पीछे काहे आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जेएनयू में। नहीं देखो, आपने जो अंग्रेजी वाली बात कही ना, तभी तो हमारे भाई कन्हैया पीछे रह गए। हाँ 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 अंग्रेजी वो बेचारा बिहार में भी साला जमानत अब जब देखो करा के कन्हैया आया। को मतलब बर्बाद बिहार में लालू ने किया। हाँ। लालू नहीं चाहते थे कि कन्हैया उभरे, नहीं लालू उनके ने बेटे नहीं, की सीट तेजस्वी खत्म हो ने। जाएगी। लालू जी तो उस समय जेल में थे, तेजस्वी ने उनके अपने उम्र भाई लालू जी ने जेल से ही सत्ता चलाई है। हाँ हाँ वो तो है। आप इस भ्रम में न रहें कि वो जेल में तो वो जेल में चला। चीजों पे पर्दा डालो। लालू जी ने जेल से ही सत्ता चलाई है। भाई लालू जी ने निपटाया कन्हैया को, फिर कन्हैया की पार्टी के साथ ही गठबंधन कर रहे हैं, तो इन सब का और वहां पे निपटाया लालू जी ने, यहाँ पे निपटाया आम आदमी पार्टी ने, या वही हो रहा है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हें हर जगह लात कहां से खा रहे हो भाई, सीधी सी बात है। और जो कल बोल रहे थे ना संसद में, मोदी जी बोल रहे थे कि आपने घोटाला किया, कांग्रेस ने उस पर केस किया, आप पे सारी कार्रवाई करवाई कांग्रेस ने, जेल में जाया। यार बदनाम मोदी और भाजपा। मोदी तो होंगे ही बदनाम, जैसे वो कांस्टेंट है, वो जैसे के हैं वो बदनामी के। इस देश में बदनाम केवल राइट विंग होगा, जो राम की बात करेंगे वो बदनाम होंगे, और बाकी सब मस्त चलेगा। अच्छा जी, ये इससे याद आया कि राहुल जी ने शिवजी पकड़ लिए हैं आजकल। हाँ, देखा हाँ, आपने? कल भी एक वीडियो डाली थी वो, 7 कट थे उसमें। 7 नहीं थे यार, 6 थे। टोटल 1 मिनट 53 सेकंड की वीडियो नहीं। है, जिसमें 40 सेकंड की तो लगभग क्लिप लगा रखी है। 7 कट तो मैंने गिने नहीं हैं। है, 6 मैं बताता हूँ। एक वो लगाना पड़ा क्योंकि वो कांग्रेसी सरदार जी आए थे ना बीच में, वो शहीद के पिता है, उनको कुछ कह नहीं, अलग बात है, झूठ बोल रहे थे कि कुछ नहीं मिला। और ये तो जो साफ दिख रहे थे, मतलब जैसे एडिटर तो उनके पास हैवी होगा भाई, 400 करोड़ उन्होंने प्रशांत किशोर को दिए थे पीआर के लिए, तो एडिटर अगर हैवी हो तो सोचो कितने कट छुपाए लेकिन होंगे। इतने मजेदार थे, जैसे हाथ ऐसे कर रखा था ना, तो अगले कट में वो ना ऐसे दिखा था, वो हम प्रोडक्शन वाले हमको पता चल जाता। नहीं अच्छा, राहुल जी को देख लो, डरो मत डोले की फोटो जब ऐसा कर लेता है, जो उन्होंने 6 फोटो शेयर की थी उसमें नंबर 2 वाले की फोटो नहीं। फिर वही बात है। अच्छा इन्होंने बोला कि एक वो है कोई सा पांडे कितनी प्यारी गर्दन है वो उनकी। पांडे करके वो फैक्ट चेकर बनता, उसे तो मैं बनाऊंगा किस दिन।
तो वो कह रहा है कि उनकी फोटो ही नहीं है, वो भी नाम नहीं ले पा रहा है कि किनकी फोटो, बात किसकी हो रही जबकि है? भाई उनकी फोटो बन चुकी है, हाँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में है, मतलब हाँ। कोई स्टोरी छपी थी, हाँ। और भाई नहीं हुई तो आप भाई सीपी में घूमते रहते हैं फोटो बनाने वाले, आप लाएं बैठाएं, वो आधे घंटे में बना के बना दे देगा, देगा। बता आपकी दीजिए इच्छा तो हो, हाँ। जहां चाह वहां रहा। हाँ। एआई आ गया है, हाँ। एआई आ AI गया में है बोल दो। भाई। आप एआई पे डिस्क्रिप्शन डालो, एज डालो, हलाल और है चीजें वो। डालो, हलाल और देखो है। क्या सुंदर फोटो आएगी। हाँ, तो राहुल जी का तो हमें वही, मुझे तो वही खटक गया ना कि यार ये शेर नहीं है। नहीं है। अब मतलब इतना उनका खूबसूरत चेहरा है, इतनी अच्छी गर्दन, अच्छी नहीं लग रही आपको? हैं नहीं मतलब हद है, फोटो तो क्या होता है? तो भाई तो फोटो क्यों क्या कह रहा है होता कि डरो मत? क्यों कह रहा है डरो मत? फिर वो दूसरे वाली वो आयत भी क्यों लगाई? अच्छा वो भी क्या लगा रहा है भाई? अरे भाई मतलब ऐसा हो ना, जो किसी मिठाई की दुकान पे गए, जो सबसे फेमस मिठाई आदमी वो खाता है, जैसे हमारे में गीता का कोई श्लोक है जो जल्दी मतलब बहुत ज्यादा कोट होता है, तो भाई जो आप किताब लगा रहे हो उसका चैप्टर 9 वर्स 5 लगाते, नहीं। जो मोस्ट कोटेड ऐसा सोशल वो तो- मीडिया पे है। वो आपको पता, आप कहाँ आपने इस्लाम पढ़ा? वो पता नहीं है कौन सा मुद्रा वो थी? अभय मुद्रा। अभय मुद्रा हाँ। इस्लाम में भी है। अब भाई ये तो राहुल गांधी का पता करना पड़ेगा, इसका वो माला बता कहाँ दिया से रहा ना, है? 1 घंटे बाद मौलाना ने बता दिया। कहाँ से? उन्हीं के यार, ये बकवास वकवास मत जो करा करो। तुम लोग जो बोल रहे हो 6 कट है कि 7 कट है, तुम सोचो कि एक व्यक्ति जो पूरे बजट सत्र में थाईलैंड में रहा करता था, सत्र समाप्त हो जाए तो भी कहीं रहा करता था, ऑन एन एवरेज 5 ट्रिप्स पर मंथ टाइप प्रिंट की का रिपोर्ट जो है आदमी किया करता था, उस आदमी को तुम पूरे दिन एलओपी बना करके बिठाए रखते हो, उसका बाल सवार के आता है सुबह में वो, और शाम तक पूरा ऐसे हो जाता है। अच्छा ये बड़ा टॉर्चर टाइप होता है, जैसे हाँ, या तो आप होगा रिलेट कर रहे हो, जैसे हाँ। किसी चीज को तो आप वहां बिता लोगे समय, हाँ। अब वो है पागल सा बैठा हुआ मतलब क्या चल भंगवाया रहा हुआ, मतलब क्या कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं? फिर वो जैसे दिखाई ना वीडियो आई, हाँ। हाँ, जाओ जोर से हल्ला करो, जोर से हल्ला करो। तो ये वो लग रहा था शादियों में जैसे नचाने का, रहे जाओ यार हम बाद में आएंगे यार। तो वो तो उसके साथ भाई पूरी सहानुभूति है। फिर जब बहुत जेल गया उसका पीछे, किसने बनाया मुझे एलओपी यार, किसका आइडिया था, ये कहाँ बैठा हूँ मैं? अब वो ये वही सोच रहा होगा कि कोई प्रोविजन है क्या कि एलओपी से हट सके, हट सके, हाँ। कि दूसरे को चुन ले। अब वो कर नहीं सकते, नहीं होएगा, डर गया। हाँ हाँ हाँ। तो अब इसने ये एलओपी नहीं पीओपी ले ली है अपने लिए, वो मुदिया इसमें भरेगा, कायदे से भरेगा। अब खाली मोदी नहीं, हम लोगों ने तो खाली मोदी के बयानों पे फोकस किया है, भाजपा का कौन सा सांसद उसको अनुराग नहीं ठाकुर बोला भैया, है? कितने पन्ने हैं उसमें बता, तू पढ़ा है बता तूने? कितने पन्ने? क्या तुम मोटा लेके घूमते रहते हो? अच्छा वहां तो टेक का भी ऑप्शन नहीं है। नहीं, राहुल गांधी ने शायद बोला कि इतना मोटा है, तो अरे ऐसे क्या मोटा कर रहे नहीं। हो? उद्दिन ठाकुर साहब एकदम पहाड़ी निब्बा, उधर एक उनको दादा को छीन लेगा, दादा आपको क्यों दर्द होता है, उड़ता तीर ले, ये सारे वाले टर्म। ये जो भाषा की जो ये गरिमा जो गिर रही गई है ना, नहीं, नहीं, क्या- ये चिंता का विषय। और जब ये देखा जाएगा ना कि जिसने शुरुआत की थी ये, अरे यार, वहां जो वो दादा बैठ के इस व्यक्ति ने सार्वजनिक संवाद की जो भाषा का जो किया है ना, बचर ऑफ लैंग्वेज, बचर। अबे यार, अजीत जी की तुम भाषा। अंग्रेजी की माँ बहन क्या कर देते हो भाई उन्होंने हमको गुलाम बनाया था, हम इसलिए करते हैं। उसके भाषा को बताइए, बचन कर दिया इसने। लेकिन वो कैसे होता? अनुराग ठाकुर जी का हम साक्षात्कार करने वाले थे जब आप, हाँ। वो तो हुआ भी नहीं, लेकिन तब भी सोचिए हो जाता तो अनुराग जी वहां पे क्या करते हैं। फिर तो अनुराग जी एकदम फुल फॉर्म में। अभी भाजपा लेकिन वाले वो भी- मुझसे थोड़ा बोल रहे हैं कि नहीं, बाद में देंगे आपको इंटरव्यू। अभी आपने नड्डा जी को बहुत नड्डा जी का ही साक्षात्कार करना चाहिए हमको। हाँ नड्डा जी फिर चेक करेंगे ना, नड्डा जी के पास जाएंगे ना, गेट नड्डा पे जी अगर वो हॉकी देख स्टिक लेना- लेके आएंगे, बोलेंगे आप हम बोलेंगे नड्डा जी को एक वो भेजते कि सर नड्डा आप- मेरे साथ क्या करेगा पता है? तेज प्रताप वाला वीडियो याद है? इधर आइए 2 मिनट बात करना है, कैमरा बाहर रख दीजिए। 2 मिनट, अरे सुनिए तो बाहर। ये लोग जो है, ये लोग कुछ छाप देते अबे यार। थोड़ा पर्सनल में बात करना है आपसे, कैमरा थोड़ा बाहर मैं तो रखिए। सोच रहा हूँ जाएंगे नड्डा जी पे, सर आपको फरसा कास्ट के लिए इनवाइट करना, ताकि हाँ वो पीछे एक पड़ा है, मेरा फरसा लेके तो आओ जरा। इन तीनों का मैं आज ही बनाऊंगा, दादा परशुराम आओ तुम। अरे यार, नहीं, फिर घूम फिर के प्रश्न, आरक्षण किस फॉर्म में होना चाहिए? मतलब हाइपोथेटिकल, हमें पता तो है घंटा नहीं होगा कुछ, हाइपोथेटिकली आरक्षण मतलब मैं अगर अपना विचार रखूं तो मुझे लगता है कि नहीं, जरूरत है, जरूरत है, लेकिन आप आरक्षण से मेरिट को बाहर मत कीजिए।
मेरिट एक एक्सेप्टेबल लिमिट होना चाहिए कि इतने के बाद ही आरक्षण मिलेगा, और उसमें भी आप आर्थिक पैमाना लगाइए। आज के समय में आर्थिक लगा दो, कास्ट को ख़त्म कर दो। कास्ट को जो ही ख़त्म कर दोगे तब ये जो ट्रोलिंग होती है ना इन संस्थानों में इन बच्चों के साथ, वो समाप्त हो जाएगा। आपका जो एफिशिएंसी है या फिर स्टडीज़ में जो बच्चे अच्छे नहीं करते हैं, तो अगर एक लेवल पे रहेंगे और वो इस बात को रियलाइज़ करेंगे संभवतः कि भाई मुझे आरक्षण मिला है तो आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, ये एक आएगा, क्योंकि वो भी मेरिट के ही माध्यम से गए हैं। नहीं अगर ऐसा करोगे तो मुझे लग रहा है कि दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन। नहीं, ये तो आगे चीजें और बद से बदतर ही होनी है। प्राइड फील करना चालू कर दिया है। तुम गीत बना के गाने लगे हो, पॉपुलर कल्चर में मस्त मस्त गाने आ रहे हैं कि हम मतलब कितने हीन हैं, इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा है, और अपने हीनता का सर्टिफिकेट एक तरह से लेने के लिए। और हीनता मतलब ये नहीं कि मैं सामाजिक हीनता, ये एक मैं मेरिट की बात कर रहा हूँ कि यार 0 नंबर यदि आया और तुम बोले कि नहीं मुझे 0 आया फिर भी मैं जो है वो आगे लूंगा, मैथ में एमएससी करूंगा। हाँ, अरे यार था डीयू का है, डीयू का है। मैंने जब भी बोला ना मैथ से एमएससी करूंगा, मैं जान रहा हूं, मतलब 0 नंबर पे वो एमएससी करेगा और पीएचडी और ये इस तरह की चीजें। और अच्छा जैसे ना एक, चलो जैसे आपने जो ये आरक्षण वाली कही, इससे थोड़ी वो है, मतलब सबको जैसे ये सब क्यों चाहिए कि रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, हाँ, यही सब है ना लास्ट में, एंड गोल तो यही है ना, अल्टीमेट है माँ। जितनी भी जातियां हैं सबका अपना कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन होता था। आज की डेट में लिसियस ब्रांड चल रही है, कौन सी मतलब ये याद आई तो ऐसे बोल दिया, जितनी भी ये ब्रांडें चल रही हैं ये सब खटिक समाज ही तो करता था। दिल्ली कितने का कारोबार है साल भर का, आप चेक कर लो, उस पर भाईजान ने सारा कब्जा ले रखा है। कानपुर में चमड़े का काम होता है, जूते चप्पल बनते हैं, आप देख लो कितना बड़ा कारोबार है सारा। मतलब आपको झुनझुना क्या पकड़ा दिया कि आपको 20,000 की सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके चक्कर में आप 20 लाख करोड़ का सारा कारोबार जो है आपके समाज से छीन लिया गया। अभी जो बोल रहे हो ना एग्जैक्टली सेम, हमारे यहाँ शादी होती है तो जैसे कुम्हार से हमें मटके चाहिए, गांव में खोज लो मटके मिल जाएंगे। कुम्हारों की टोली है, टोला है वहाँ पे, लेकिन तुम्हें ना दीपक मिलेगा ना, क्योंकि शादी में बहुत तरह की चीज़ें, वो हाथी भी बनाते थे कुम्हार पहले, मिट्टी का सब कुछ हुआ करता था। नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा? बाजार जाओ और स्कैन करोगे तो गियासुद्दीन उसमें नाम लिखा हुआ आएगा, वो तो बेच रहा है। मतलब जो हिंदू जो है, जो आरक्षण चाह रहे हैं, जो आरक्षण के उसमें भी कह रहे हैं, उन्हें भाईजान से कुछ तो सीखना चाहिए। क्योंकि आप फिर जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई आप सारा आरक्षण, में तो कह ही रहा हूं कि 100% ही दे दो, आपने कहा कि आर्थिक दे दो, मैं कह रहा हूं भाई जिसको जैसे मर्जी वैसे ले लो, 100% ही ले जाओ। फिर लास्ट में वही आता है कि जो 23,000 करोड़ का मीट जो है दिल्ली एक साल में की उसमें खा जा रही है, उसमें भाई 22,000 करोड़ तो हलाल ही है ना। उस पर खटिक समाज आ जाए, वो पागल है कि उसको फिर जाके नौकरी करनी है 20,000 रुपए की। नौकरी का फार्म आता है तो पता लगता है वो जमादार की नौकरी के लिए पीएचडी के कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं यार। कर ही रहे, कई बार ऐसे नहीं, मतलब पीएचडी तो मतलब उनको करनी चाहिए ना जिनका परस्यूट केवल एकेडमिक्स का रह गया, उनको ज्ञान की ही साधना करनी है। पीएचडी कर लिया, जमादारी का फार्म भर रहे हो यार, 4 जुत्ता उन्हें इस बात पे मारा जाना चाहिए कि तुमने साले पीएचडी की डिग्री क्यों ली, वेस्ट करी। तो ये जो रोजगार छूट रहे हैं हाथों के, ये अगर हिंदू समाज पकड़ ले तो फिर ये आरक्षण वाला मुद्दा ही रिडंडेंट हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली में जैसे मानो आप रहो या कहीं भी मतलब शहर में चले जाओ, तो जिसके पास पैसा है उससे कोई उसकी जाति वाती उतनी पूछता नहीं है। आप मुझे बता दें कि आपके घर काम वाली आ रही है जो, या आप कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो आप पूछते हैं कि तू किस जाति का है, या जो जिस प्लेट में देखता हूं कि चमार स्वीट्स लिखा हुआ है कि मतलब आप जिस प्लेट में खा रहे हो उस प्लेट में आपसे पहले कौन खा के गया है और किसने धोया भाई, पता है क्या आपको? नहीं पता है भाई। तो मतलब ये सब चीजें अगर हो जाए तो हो, बट क्या है कि मुद्दा किसी को सॉल्यूशन चाहिए नहीं होगा ना, वो नहीं होगा। इसमें एक फैक्टर इधर भी आ जाता है, लोग फिर वही है ना, एक तो ट्रेड रायता में पहले बटा करता था, इस वाले पे बट गया एक ट्रेड, और उसके बाद ये वाला जो एक्सट्रीम दलित वाले हैं, जो जिनकी आपने बात की प्राइड ले रहे हैं उस चीज में, तो उसमें लोग कई बार कंफ्यूज कर जाते हैं। आपने कास्ट हटाने वाली बात की तो उधर वाले वो हो जाए, क्योंकि यहाँ पे भी तो एक धड़ा बैठा हुआ है ना ट्रेड्स का, जिसमें तो मुझे अलग ही मतलब अलग चरस वो रखी। अभिजीत मित्रा जी का मुझे ट्वीट याद है, उनके ट्वीट में हम लगा देंगे, उसमें उन्होंने बहुत स्पेसिफिकली कहा था कि यार ये भी तो समस्याएं थी ना, बिल्कुल भी आपको लेना पड़ेगा। और हैं आप सबरीमला में वुमेन के एंट्रेंस पे तो ठीक है, उसका तो मैं धार्मिक
समझ रहा हूँ, क्योंकि नैष्टिक ब्रह्मचारी वहाँ के देवता हैं और प्रमाइस देवता का होता है और ब्रह्मचारी देवता के कुछ ट्रेडिशंस हैं जिसका आपको करना पड़ेगा। लेकिन यार दलितों को तो कहीं बैन नहीं किया गया था, किस शास्त्र में लिखा हुआ है? नहीं, आप चलो बैन किया गया था, आप मुझे बता दो, मंदिर तो आप सब गए ही होगे, कौन से मंदिर में आप गए हो तो आपसे आपकी जाति पूछी? आज के समय ना, आज के समय वाला वो नहीं, है। जैसे 50 साल पहले भी कोई वैष्णो देवी जा रहा था, ये जो बड़े मंदिर हैं जैसे, वहां कौन जाति पूछ रहा था किसी की? और जैसे जो फिर ये सारी जो डिबेट चल जाती है ना, मुद्दा वही है कि जैसे एक तरफ शेर है तो एक तरफ सवा शेर है। तो उसका रिटेलिएशन यही आया ना एक समय पर, जो था कि आपने एक धड़ा खड़ा कर दिया हिंदुओं में ही, जो ये हो गया कि मंदिर, अब वो मंदिर को गाली दे रहा है, वहां बैठे डेटी को भी गाली दे रहा है, सब और वो कुछ- एंटी, उसने अपने मंदिर, फिर वही बात आई वो ना कि अपने BR जाति और अम्बेडकर- गोत्र को बचाने के चक्कर में ना, वो सर्व हिंदू समाज, सारे शास्त्र उपनिषद सब पे थूकने को तैयार चलो भाई, है। उसका भी सॉल्यूशन दे दिया। मतलब भारत में जो हर जाति है, हर जाति खुद को सुप्रीम मानती है, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ मानती है। उसमें भी कुछ गोत्र ऐसे हो गए जो बोलते हैं कि नहीं, ये जाति तो ठीक है, हाँ। लेकिन इसमें ये वाला जो गोत्र है ना, इसको पर्सनली ब्रह्मा जी छेनी हाँ, हथौड़ी नहीं, लेके नहीं, टक अरे, टक, ये भाई फिर हंसी की सरेस बात कागज है। से घिसे। ये जैसे है भाई, मतलब जैसे हाँ, आप बैठोगे ना इनकी सभा में, हाँ। तो क्या टाइप करते हैं कि अरे ये तो फलाना गोत्र है, इनकी धोती तो ब्रह्मा जी सुखाते हैं, हाँ, उस लेवल पे भी जाते हैं। बट मैं बैठा हूं, बट जो मैं आपसे कह रहा हूं, नहीं कि जैसे मैं भाई, शुरू में इन डिस्कशंस में बैठा, मैं कसम से बता रहा हूँ घोषलेश, आप देखो, मैं सोच रहा था सटायर चल रहा है भाई, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैं सोच रहा था कोई तो भाई पहले ठीक से है, हंसी दे दे, मैं भाई हंस दूंगा। आपकी धोती ब्रह्मा जी लेकिन वो सुखाते हैं serious- भाई, आपके घर पे कुबेर झाड़ू लगाते हैं, आपके घर सरस्वती जी जो है, आपके बच्चों को ट्यूशन सब होता है। मतलब आप श्रेष्ठ हैं, हर जाति खुद को श्रेष्ठ का दावा करती है, और भारत में हर जाति जो है वो 80 लाख तो होगी, 80 लाख तो होगी कम से कम। 60-65 लाख यहूदी हैं, अपना मस्त एक देश ले रखा है, रोज गांजा में धुआं उठा रखा है। भाई आप अपना बना लो ना एक, हाँ, आप क्या इतना तेज है, आप इतने सर्वश्रेष्ठ हो, तो मैं तो कह रहा हूं भाई आप अपना एक लैंड बना लो। अरे ये कुछ लोगों की ideas का तेज मत दो। इतना है ना कि उनके दृष्टिपात से सैकड़ों एटम बम की ताकतें आ जाती ये है। आइडिया आप दे रहे हो, ये घूम रहा है मार्केट में, मैं मैं तो आपको बात भाई, में मैं तो बोल ही रहा हूं, मैं तो ओपनली बोल रहा हूं ना, मैं तो कोई वही नहीं है शर्म की बात। भूमियारों को यहूदी कहा जाता है, पता है तुमको? क्या बात कर रहे हो? हमारे तरफ इजराइली बोला जाता है भूमियार। क्या बात कर रहे हो? नहीं तो ये मैं गालगाडोट को डीएम कर दूं क्या? ये वाली हेलो जो- क्यूटी। ये वाली जो वो है ना चर्चे जो है, वो केवल भूमिहारों में, मैं फिर बोल रहा हूं, आप जाटों के पेज देखो जो चल रहे हैं, अरे भाई, वो भाई एक अभी मैंने कहीं देखा उस पे इंस्टाग्राम पे, वो बता रहा था कि कोई अहीर का किला मिला है कहीं इजराइल में, कहीं यूरोप के किसी देश में। भाई साहब, मुद्दा मैं वही तो कह रहा हूं कि जितने भी ये हैं सो कॉल्ड, जितने भी जाति के श्रेष्ठ टाइप वाले में हैं, चला जाएगा। हाँ, कि भाई तुम लोग अपनी जाति के 80 लाख हो, हाँ। तुम में इतना सर्वश्रेष्ठ हो, तुम अपना इजराइल बना लो, हाँ, कुछ कहीं तो कर पे भी सकते। बना लो, हाँ, कहीं पे भी बना लो। यार तुम अपना एक नोएडा ही जितना बड़ा है, इतनी बड़ी जमीन ले लो, इस पे वहां वो बना लग लो, तुम में जाएगा, इतना रुक जोर जाओ। है। इस पे वो लग जाएगा, और सोवेरेनिटी खराब कर रहे हो तुम देश की, काय- देश तोड़ने की बात इंटेग्रिटी कर रहे हो। वाला, हाँ। भाई मैं तो देश, अच्छा वो जय फिलिस्तीन बोल दे रहे हैं, वो सोवरेनिटी ऐसे खराब नहीं हो थोड़ी रही होता है। है। नहीं नहीं, तो वो मुसलमान है वो ना। हैं? आप चंदन तिलक लगा के और ये सब क्या, बात नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी बात कर लोगे अपना। अच्छा भाई, घर मान सॉरी लो, भाई, ऐसे गलती थोड़ी हो गई होता है। भाई। आपको तो उन्होंने- दूसरे से पहले चंदन तिलक वाले ही पे लेंगे और सबसे पहले। हम 30 करोड़ थे तब अलग ले लिया था। ये अब तो अधर्मी हम- है, अधर्मी है ये। हाँ, नहीं भाई है भाई, मैं तो कह रहा हूँ जैसे भाई मैं तो हमें कह तो वैसे भी कह रखा ना, भूमिहार तो किसी में आते ही नहीं है वो तो। भाई हमारा तो आज तक क्लियर ही नहीं हुआ ना भाई, जैसे कोई कहता है शूद्र थे, हाँ, कोई फिर नहीं, ये हो एक ही गए। आदमी का मतलब हमें आदमी मत बोलो उनको भाई। हमें भाई वो तो ब्रह्मा जी के भी भाई बगल में हमें बैठते हैं। शूद्र जो है वो कह रहे हैं कि हम शोषक हैं, हम ब्राह्मण हैं। हाँ। जो ब्राह्मण समाज है वो कह रहा है ये शूद्र हैं। हमको तो समझ नहीं, हम खेले किसकी साइड से मजेदार भाई बात हमको। ये है कि अगर शूद्र हैं तो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे, हाँ। और अगर अपर कास्ट है तो मैं तो अपना बताता हूँ, तो मुझे तो साला कॉलेज में आने के तो बाद फिर पता चला कि इनकी मैं श्रेष्ठ जाति हूँ और मुझे शोषण करना नहीं था। तो फिर इनके क्या वाली कर रहे बात हो? सही है कि ये यहूदी हैं। हाँ, अच्छा, वो याद भाईजान हर चीज में जेविस कॉन्स्पिरेसी निकाल देता ना, यहूदी कॉन्स्पिरेसी। तो यहूदी है तो मुझे बस फिर गालगाडोट को डीएम करता है भाई जितने हेलो जने- क्यूटी, बस मेरा, अगर मेरा यहूदी कोई बना दे यहाँ पे, मेरा को डोमिसाइल बन जाएगा, सर्टिफिकेट बन जाएगा, बन जाता है सब। और ये जो बताते हैं यहूदी हैं, वो बता देंगे कैसे आया था और किस रूट से वो समुद्री यात्रा करते हुए कैसे आता। रे यार, गजब गजब। गडकरी जी वहाँ पे हाईवे बना दे तो हम डायरेक्ट आ जाए करेंगे। पहुंच जाएंगे भाई। हमारे ट्रैड भाई सब, रायता मजेदार भाई ये है सब ना जो कि हम इस चीज पर हाँ सारे लोग सीरियसली लेते हैं ना, और फिर वही धीरे धीरे
हमें भी अब कोई ये कह देगा हम कि आप एक एक पॉडकास्ट में सारे ग्रुप को ऑफेंड करते हैं। अपने खास सबसे पहले तो अपने ही कर लिए। अच्छा तुम अच्छा यार नहीं देखो, हो सुनो सकता। सुनो भाई, जैसे जितने भी जैसे जो भी है, हर कास्ट ग्रुप जो है, सबका ये कहना है कि तुमने मेरा शोषण किया है तो तुमने मेरा शोषण किया है। भाई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मेरे ख्याल से ब्राह्मण अब उतने तो है नहीं कि शोषण कर पाए या जो भी कर पाए। भाई आप वहां की लाइफ मुबारक हो, आपको जी लेंगे। मुद्दा क्या है ना कि जैसे वो चंद्रशेखर रावण जो टाइप के हैं, ये कभी भी, जैसे भारत में एक नेता की तो बात कर लेते हैं, अंबेडकर की। अंबेडकर ने जो क्या लिखा, क्या है वो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उस पे बात नहीं करते। थॉट्स ऑन इस्लाम इस्लाम पे पे ही भी नहीं नहीं बात कर रहे हैं बात उन्होंने। कर हाँ, वही थॉट्स ऑन पाकिस्तान वाले पे जैसे हो गया। साथ ही ये जो दूसरे जैसे दलितों के नेता जो थे उस टाइम पे, अंबेडकर से शायद बड़े ही नेता थे दिलीप मंडल, अरे दिलीप मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल, सॉरी भाई, ये टंग ऑफ स्लिप था ये। भाई जोगेंद्रनाथ मंडल पे आपने चर्चा सुनी है किसी दलित चिंतक के उससे? क्यों नहीं करते हैं वो? भीम में एकता कैसे होगी फिर? है? भीम में एकता ऐसे तो कैसे? भीम में एकता तो यही है कि 1950 में सिंध में दंगे हुए तो मंडल के कारण ही बहुत सारे लोग वहां रह गए थे, वो वापसी आने लगे। तो वहां के बाकायदा जो अधिकारी थे उन्होंने उनको वीजा देने से मतलब वो रोक दिया उस पे। तो बोला गया कि भाई इनको जाने क्यों नहीं दे रहे, मतलब भारत का जो राजदूत था वहां पे, उसने पूछा इनको आने दो, तो कहता है चले जाएंगे तो हमारे यहाँ नाले कौन साफ करेगा? वो तो कश्मीर में ये चल रहा था। कश्मीर में क्यों रखे हुए? हाँ 35A में क्या था, मतलब यहाँ सैनिटेशन वर्कर्स ने हड़ताल की तो पाकिस्तान से हिंदू लाए गए यहाँ। जब तक ये 370 नहीं हटी, जैसे मुझे बहुत ज्यादा कुछ ये नहीं था भरम की 370 हट जाने से कुछ ऐसा हो जाएगा, हुआ टाइप का। बट एक चीज जो अच्छी हुई कि जो लोग उस समय आए थे, 1954-59 की बात है, जब की बात है, वो मतलब ऐसा नियम था कि उनका बच्चा सैनिटेशन वर्कर ही बन सकता है, और वो जमीन नहीं खरीद सकते, वर्टिकल ही बढ़ सकते हैं। हाँ कोई जॉब नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हो, और तुम ये पढ़ाई भी नहीं कर सकते हो। पढ़ाई करना है, जो भी करना है, तुम्हें काम साला सैनिटेशन वाला ही करना है। मतलब ये जय भीम वाली, ये तो मुझे लगता है तो अभी भी शायद वहां का नहीं, नॉर्मली जो मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि जो भर्ती निकलती है यही सफाई कर्मचारी और इसकी, क्या इसमें सवर्ण अप्लाई कर सकते हैं? कहां पे? कहीं भी देश में हाँ कर सकते हैं। उसमें क्यों नहीं करते? करते ही हैं वो जो नहीं, एक वोट चलता है ना कि आप किसी की सीवेज भी वाला, वो हाँ। पूछ लो, सीवेज साफ करने वाला उनकी जाति पूछ लो, वो दलित ही निकलेगा। जोन सा कहता है उसने जाति पूछी नहीं है। हाँ, ये बड़ा अच्छा ये बहुत मजेदार डायलॉग। इसका भी ले लो, जैसे ये हुआ, जैसे सीवेज साफ करने वाला, भाई टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, यहूदियों ने इतना विकास कर लिया है कि वो पिन पॉइंट करके ड्राइवर की बगल वाली सीट वाले को टारगेट ले लेते हैं। हाँ। आप भाई टेक्नोलॉजी क्यों नहीं वो कर पा रहे हो कि वो सब मशीन के थ्रू साफ नहीं, ये हो? रूल है, अलाउड नहीं है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अलाउड नहीं है। जो ठेकेदार पकड़ा जाता है ना, वही फिर उसके ऊपर चालान होगा, वो जेल जाएगा ठेकेदार। लेकिन वही है कि पैसों का वो होता है कि कितने की मशीन लाएगा, इतने में उसको 2 पहुए पिलाएगा, तू उतर जा, उधर पैसा खिला देगा जाकर के एमसीडी में या जो भी म्युनिसिपैलिटी होगी। अब इस वाले पे कोई चर्चा नहीं करेगा ना, क्योंकि सबको पता है वहां पे कौन से अफसर क्या बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी। उस पे वामपंथी कविताएं अच्छी लिख देंगे। हाँ, फिर वो कविताएं बेचेगा, पैसा ये कमाएगा, वाली बात रॉयल्टी से खाएगा। कैसे- अखार की धूप में अम्ल के गैस को सूंघता हुआ मैं उतरा पीले रंग का कोट पहन के। पीले रंग का कोट क्यों पीले भाई? रंग का फ्लोरोसेंट वो नहीं रहता, अच्छा। उस टाइप से, तोतिया रंग वाला जो होता है। हाँ, वो जो चमकता है। और मैंने तुम्हारे सारे मल में लगा दी डुबकी, और बाल्टी से निकालता रहा पूरे समाज की गंदगी, बाल्टी दर बाल्टी, मग दर मग, और हो गया मैं काला, और तुमने मुझे चिढ़ाया कि तुम काले हो, तुम नीच हो, तुमसे दुर्गंध आती। ये भाई वामपंथी भी रहे। मैं सब रह चुका हूँ भाई। मैं इनका जानता हूँ ना। हमारा साला एक टीचर नहीं है इस कविता पे भाई, एक वो पुरस्कार बन सकता है, वो जो ले लेते हैं भाई वो, मतलब ऐसे ऐसे पुरस्कार लिए ना कि मैंने उसको देखा, उसने मुझको देखा, इस पे पुरस्कार मिल चुका है। तो भाई इस पे तो डबल पुरस्कार, मतलब पद्म विभूषण चाहे जो भी देना होता हो भाई उसकी की जाए कोशिश। आपको तो रेखता में आपको तो एकता में पढ़ना चाहिए। यही वो आदम गोंडवी का था, किसका था कि मैं चमारों की गली तक वाला, नहीं वो नहीं, वो तो था एक दूसरे का था, धूमिल का संभवतः था कि आदमी अपनी नैतिकता से इतना मजबूर होता है कि क्या था कि बाएं हाथ से ही धोता है। ये एक्चुअल में वो लाइन है, मतलब वो वामपंथियों के लिए कह रहा था कि गंदगी समाज की वामपंथी साफ करता है, इस तरह से था। हाथ वामपंथी होता है क्या? बायां हाथ हुआ ना। अरे यार सिस्टम आ गया है ना भाई। ये बाहर नहीं चल पाएगा, लेकिन नहीं, बाहर में भी वाइप करते हैं बाएं हाथ से ही।
नहीं, अब तो ऐसे ऐसे सिस्टम आ गए ना, अब तो लोग हाथ लगा ही नहीं रहे ना। केजरीवाल जी के घर पे तो वो जो लगा था उसमें भी हाथ का प्रयोग करना पड़ता था क्या भाई? उसमें तो रबर का हाथ गुदगुदा के चला जाता है, थोड़ा क्या बात कर रहे हो? सिलिकॉन का हाथ आता है, ऐसे ऐसे गुदगुदा। अब तो वहां वो पे पहले कार्टून में नहीं आता था, बटन दबाओ। अब तो सतेंद्र जी के ड्यूटी है उस चीज के लिए वहां पे। यार नहीं ऐसे मजाक मत उड़ाओ। अरे मंडल जी पे हमने चर्चा नहीं मंडल की जी यार। पे आगे नहीं, इसी पे मंडल जी किसका प्रोजेक्ट है, मुझे ये समझ में हाँ, नहीं आया। अगला बिंदु यही है, मंडल जी भाई, अगला बिंदु यही है कि मंडल जी खुद हमारे क्लिप वायरल कर देंगे काट काट के। हाँ, आप ब्लॉग अब नहीं, वो तो ऐसे मुझे अनब्लॉक कर दिया उन्होंने, पता नहीं क्यों। दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं ना। मछली तो नहीं भेजती थी ना, वो? मैं तो वो जादू वाला वो है, करोगे हमसे दोस्ती? नहीं तो हम कैसे, हम तो ब्राह्मण है भाई। तो मंडल जी कौन सा दलित है? मंडल उनकी जी भी तो थ्योरी आई है। कौन सा कास्ट है मंडल जी? नीला जने वो आजकल पहनते हैं वो। नहीं वो वो उनको ब्लू टिक नहीं दिया, बवाल कर दिया उसने कि ये नीला जने हुए है, मुझे भी चाहिए तो दिया। नहीं मंडल जी की थ्योरी है ना, उनके ऊपर आई है, वो सवर्ण है वो भी ना। मंडल जी सवर्ण है, जायसवाल या कुछ ऐसा लिखते हैं बता रहे हैं। अब पता नहीं, इन्हीं के लोग लाए थे वाली थ्योरी। अच्छा तो नीचे पड़ा, ये वाला सुन के भाई बता देना, बिना SC/ST एक्ट लगाए मंडल जी। तो क्या कर रहा है आजकल मंडल? क्या हो गया मंडल का? मंडल जी अब पता हृदय नहीं, परिवर्तन। अब अचानक से स्विंग मार दिया उन्होंने। नहीं, इसमें अगला मेरा बिंदु यही था कि इस तरह के लोग, सबसे पहले तो उन्हीं की बात कर लें, जीत चंद्रशेखर रावण जी है वो। क्या मतलब इन्हें ये कहना ठीक होगा बीजेपी क्रिएटेड दीज, वो शब्द नहीं कहूंगा, हीरोज? हाँ बिल्कुल, बीजेपी क्रिएटेड दीज हीरो, क्योंकि भाई साहब सीए में मुझे याद आया भाजपा हीरो बनाने में उनकी पेटेंट टेक्नोलॉजी है। कन्हैया बोलते हैं कि सड़क से उठा के सड़क से उठा के, अरे उधर देखो प्रोफाइल, JNU से उठा के स्टार बना दूंगा। नहीं ये देखिए ना, क्योंकि इस आदमी की जर्नी आप देखो कैसी रही है। ये पहले वही छोटे मोटे चुनाव, पंचायत स्तर का लड़ लिया, वो कर लिया, उस समय पे वही एक वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है करके था। उसके बाद ये आई थी कि भाजपा का एजेंट है, क्योंकि BSP जहां जहां टक्कर देती है, रावण की पार्टी को खड़ा करवा दो, वहां से दलित वोट कट जाएगा। तो अब फाइनली वो बंदा जीत करके एक सीट लेकर के संसद में आ गया है। तो अब ये सिलसिला आगे, मतलब कारवां बनता गया, लोग जुड़ते गए, एक तो जुड़ गया है, तो ये कारवां आगे अब कैसे बढ़ेगा? क्या लगता है, भाजपा इन्हें यूज करेगी या अभी भी यूज कर रही है, या ये भाई साहब यूज होंगे? मैं जो है पहले तो एक साकेत जी उनका ट्वीट पढ़ूंगा चंद्रशेखर जी के बारे में, जो एक इंटरव्यू आया है पॉडकास्ट उनका, उसको लेकर के, जहाँ पे बहुत तरह की बातें उनके बारे में उन्होंने स्वयं बोली। तो उन्होंने लिखा है, ये बोलते हैं होस्ट की तरफ से, आप अपने क्रांतिकारी जीवन के बारे में बताइए। मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ मित्रों। तो चंद्रशेखर रावण जी कहते हैं, जी मैं पहले अनुशीलन समिति में था, फिर लंदन जाकर शहीद उधम सिंह और सावरकर के साथ इंडिया हाउस में ब्रिटिश सरकार से लड़ा। वहाँ से आके मैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक के साथ जुड़ा। फिर हमने सहारनपुर में क्विट इंडिया की तर्ज पे क्यूट इंडिया मूवमेंट चलाया, क्योंकि अधिकांश पत्रकार मुझे क्यूट कहते थे, जो नहीं कहते थे इन्हें मैं DM में गाली दे देता था। लोकमान्य तिलक मुझे नगीना का नगीना कहते थे। इस पे केस तो नहीं हो जाएगा यार? साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ है। आप ब्राह्मणों का नहीं हुआ यार, आप पत्थर को पूजे रहे हो अब तक। उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हो चुका है, वो सीधा धूल कलेक्ट करते हैं और उसमें, चलिए वो तो अगला विषय। नहीं ये तो साकेत जी ने तो ठीक है, ये हुआ था असल में, मैं देखा कल ही कि ये वाली बात चल रही थी क्रांतिकारी, उसके बारे में। क्रांतिकारी हमने उनका देखा ही था कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे आ गए थे वो अरे भाई साहब संविधान लेकर। उन्होंने बोला कि आजकल, लिटरली वो बोल दिया है उन्होंने कि आजकल ये जो घूम रहे हैं संविधान लेके, तो सब कॉपी कैट हैं। असली संविधान यात्रा तो मैंने निकाली थी सबसे पहले देश में, तो वो संविधान लेकर के आ गए थे। तो बोले कि उस चीज के लिए मुझे अरेस्ट कर लिया। अम्बेडकर जी भी कॉपी कैट है इस हिसाब से? तो नहीं, जो अभी घूम रहे हैं ना संविधान लेके, वो कॉपी कैट। तो अभी घूम कौन रहा है संविधान लेके इसके सिवा? वो वाले छोटा वाला लाल वाला संविधान है उनका, वो वाले चाइनीज है ना। तो वो भाई एकदम उगे थे वो जाकर के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे। तो उन्होंने बोला कि वो उनका क्रांतिकारी सफर था, उसके लिए भाजपा ने अरेस्ट कराया, मुझ पे NSA लगा, ये लगा, वो लगा। मैं तो वहां पे कोई भड़काऊ भाषण भी नहीं दिया। तो ना, ये उनका क्रांतिकारी, उन्होंने आज तक भड़काऊ 53 लाश जो थी, वो तो बहुत, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो तो प्रेम में डूबे व्यक्ति हैं। एक वीडियो भी आया था उनका। अच्छा, वो तो भड़काऊ भाषण कभी दे ही नहीं सकता यार। प्रेम में डूबा हुआ पुरुष भड़काऊ भाषण कैसे और दे देगा? CAA के
आंदोलन के दौरान तो हमने देखा कई लोगों का प्रेम तो दिखा भी था उसमें कि प्रेम की आज तक हुई है। लोग भाई कहा करते थे, प्रेम के चक्कर हो गया है उनसे। यूएपीए लग जाता है प्रेम के चक्कर में। तो वो उनका क्रांतिकारी सफर असल में वो था कि मैंने तो कुछ किया नहीं। वो अलग बात है कि तुम जो वहां करके गए थे मोबिलाइजेशन, उसके बाद क्या हुआ दिल्ली में, आप तो जेल चले गए, आपको क्या पता था। तो वो इस चले गए थे यार, ये तो फैक्ट है। हाँ, मतलब अब जब टहलने जाते हैं चले गए थे। हाँ, तो इन सब पे पहले ये सब थ्योरी आती थी कि भाजपा ही डालती है जेल में, भाजपा ही निकाल लेते हो। अब क्या होगा, इसका क्या लगता है कि इन भाई साहब का संसद में किस तरीके से? नहीं भाई, ये वो मायावती का जो भतीजा है, भांजा है, वो कौन सा आनंद, अभिषेक आनंद, जो आकाश आनंद की कौन सा जो भी है, अच्छा, उसके लिए ही करेगा, दिक्कत ज्यादा करेगा। तो नहीं, उन्होंने तो कह दिया ना, उन्हें अभी उनके शायद नगीना ही गए थे, तो उनसे किसी ने पूछा था कि हाँ भाई रावण भी लड़ रहे हैं इस बार तो चंद्रशेखर रावण, तो बोलते कि कौन चंद्रशेखर रावण। अब देखो, मतलब इनमें आपस में ही देखें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और वो वाला कितना है, बट इस पे कोई चर्चा ही नहीं होगी। वो आप सोचें कि मतलब इस पे चर्चा ही नहीं होगी दोनों पे। उस पे खेल जाते हैं ना कि वो भी बच्चे हैं, उन्हें पता नहीं है। बहन जी का बहुत सम्मान नहीं, है। उससे तो बड़ा ही लगता है चंद्रशेखर रावण। नहीं, देखिए रावण ने कहा है ना कि वो तो बच्चे हैं, उन्हें भी पता नहीं है, बच्चे लड़के हैं, गलती हो जाती है। अच्छा, तो भैया वही है ना कि आकाश आनंद को मतलब गरिया के कहां तक वो कर लोगे। हाँ, ये भी है, क्योंकि मायावती का भी एक अपना वोटर तो है ही। नहीं, ये सब देखो ना तुम, जिग्नेश मवानी और ये सब एक साथ के लोग हैं ना। उधर वो विधायक बना ना जिग्नेश इंडिपेंडेंट बना था, एक बार या 2 बार बना है। इस बार चुना गया कि नहीं वो? इंडिपेंडेंट तो शायद इस बार भी अच्छा, हाँ, गुजरात में दोबारा चुनाव हुआ कहाँ? एक ही बार हुआ है। कांग्रेस में चला गया, कन्हैया के साथ ही कांग्रेस में आया था। उसके बाद अगर लड़ेगा तो इससे लड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, कांग्रेस से लड़ेगा। तो एक तो वो हो गया। तो ये सब मुझे लग रहा है ना कि ये गेन ही करेंगे स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ। ये 1 से 2 ही होगा, 1 से 0 नहीं होगा। जिस तरह की जातिवादी राजनीति चल रही है और लगातार जो विष जो है बोया जा रहा है हर पार्टी के द्वारा, इसमें कोई भी पार्टी मतलब गंगा में नहाई, सारे ही मतलब थोड़ा और उसमें आग में घी डाल रहे हैं। मतलब सबको लग रहा है वही स्कोप ही है, उसी फॉल्ट लाइन को वो बोल रहा है कि तुम जो है दलितों को ये नहीं देते तो हम देंगे। तो भाई वो भी जातिवाद कर रहा है, तुम भी जातिवाद कर रहे हो। यहाँ वो मुस्लिम महिलाओं का बुर्का में आ रहा है कि हमें ये प्रधानमंत्री आवास नहीं, जन्नत की चाबी चाहिए, उधर ऊपर, उधर हमारा घर बनेगा, हमारा तो इससे तो कुछ होने जाने वाला नहीं है, और आप जो है अपीजमेंट में लगे हुए हो। तो ये नगीना से अब नागपुर भी जाएगा, और मुझे लगता है कि वहां से भी कोई ना कोई वहाँ वाले तो वैसे ही एकदम ये बढ़ेंगे, मतलब ये सही कह रहे हैं, जो घटने का तो चांस है नहीं। अच्छा, आप जैसे देखो भी ना, तो जो मायावती का जो वोटर था वो बुजुर्ग हो रहा है। हाँ, मतलब जैसे आप घूमो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जैसे मैं गया था, तो बाप जो है वो बहन जी का वोटर है। जो इनका जाटव समाज है वो बहन जी का है कोर वोटर। जो ये जवान लड़के हैं, जो ये रील वील टाइप बना रहे हैं और जो ये वाले हैं, ये सब भीम आर्मी रावण। अच्छा, इसमें क्या है कि ये सब सेंट्रलाइज नहीं है। मतलब चंद्रशेखर रावण को भी नहीं पता कि मेरे नाम की आर्मी की कोई यूनिट चल रही है मध्य प्रदेश में या कहीं बिहार में या उत्तर प्रदेश में। बट एक जैसे होता है ना कि मतलब थाने में जाना है, तो थाने में जाएंगे तो क्या आइडेंटिटी बताएंगे, हम भीम सेना से हैं, भीम आर्मी से हैं। पहले पुलिस बैग हम गे भीम लिखते हैं। हाँ, वो वाला 500 के नोट से नहीं, गे भीम जो लिखे उसका एक फोटो है, तो ये वाला ऐसा कर देते हैं ये। तो एक आइडेंटिटी ले ली इन्होंने भीम आर्मी की नाम की। और ये जैसे आप देखो, जो वो ब्लैक पैंथर और दलित पैंथर टाइप का जो चला था, ये दोबारा कुछ उस तरीके का ये रिवाइवल। ये जो बता रहे हो, इस पे कई लोगों ने बताया है, एमपी में ये चीज शुरू हो गई है कि इन्होंने भाई साहब ने नमो बुद्धाय के नाम पे सब कुछ हो रहा है, बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो कन्वर्जन इसलिए नहीं हो रहा है कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है, केवल और केवल कि आज से बौद्ध हो गए हैं, अब क्या करना है, अब इन मूर्ति पूजकों को राम को गाली देनी है, कृष्ण को गाली देनी है, देवियों को। नहीं तो वो देख ही नहीं है, वो ठेला लेके घूम रहे हैं कि मूर्तियां निकालो अपने घरों की, सब वो डाल रहे हैं। ये दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ था, कलावा काट रहे थे। जैसे आप जैसे अगर देखो, आज भी आप भारत के किसी भी मतलब यूपी बिहार के कितने भी बैकवर्ड गांव में चले जाओ, वहां जिस जाति का ये प्रतिनिधित्व करने वाले बनते हैं, उस जाति में सबसे अधिक यदि नाम मिलेगा तो उसमें राम लिखा मिलेगा। अरे भीमराव जुड़ा रामजी अंबेडकर नाम था भाई उनका। वो पर टाइटल जगजीवन राम। मैंने बोला ना कि सबसे ज्यादा जो मिलेगा वो राम मिलेगा। और चंद्रशेखर कौन है? तो वो शिव जी है। हाँ। छोड़ो। अब जो गांव के लोग हैं उनको नहीं पता है कि ये कितना हैवी वो कर रहे हैं, तो इसलिए आइडेंटिटी। अरे भाई, इससे तुम्हारा क्या जा रहा है? अगर मान के चलो वो दलित ही है, उसने बांध रखा है, तो तुम्हारा कुछ ले रहा है उसमें?
तो वो मुद्दा वही है ना, वो अफ्रो दलित प्रोजेक्ट जो है कि वो जैसे बाबा साहब का बता देते हैं, वो जो कन्वर्जन बुद्धिज्म वाला, आप बुद्धिज्म की वो जो उनकी 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ लें, और उन्होंने कब कन्वर्ट हुए थे, वो ये भी तो एक वो है ना। और यार पूरा जीवन लगभग उनका बीत मैंने गया था, फिर कब बोला ना कि convert जैसे हुए थे बाबा उस टाइम पे ही आप एमसी राजा थे, नाम नहीं सुना होगा आधे से ज्यादा लोगों ने, मैंने भी नहीं सुना। आप एमसी राजा का देख लें, राजा मुंजे पैक्ट साइन हुआ है, देखें क्या है। आप एक बार देखें दलितों के कितने बड़े नेता थे भाई। ये तो अब हमको लग रहा है ना कि दलितों के केवल इस देश में एक ही नेता थे। मैंने जगजीवन राम बताए भाई, बहुत बड़े एमसी राजा बताए, आप ऐसे बहुत नेता मिलेंगे दो आपको। प्रोजेक्ट जो हुए ना, एक गांधी के आइकॉनिफिकेशन का, एक अंबेडकर का, और ये इस तरह से चला गया ना कि अब कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता उसके इस प्रोजेक्ट से। ये हिंदुओं के प्रोफेट हो गए हैं, कहने हाँ, कि अब इन पे बोल नहीं इनका सकते वही हैं। होगा। देखिए ना, गांधी आज के समय में सड़क पे चल के 10 लोगों से पूछ लो, 10 लोगों से गांधी के ऊपर हाँ, विचार सब गाली पूछिए, ही आप देगा। जान जाएंगे क्या। हाँ। एक अंतर ये है ना कि जैसे गांधी वाले जो थे वो उतने विशियस नहीं थे। मतलब अगर आप राजनीतिक पार्टी को छोड़ दें, जो सामान्य गांधीवादी कार्यकर्ता है, उसने संघ वालों को अपने गांव में इसलिए एंट्री नहीं दी कि इन्होंने गांधी का वध किया था, मतलब उसको हिंसा से समस्या थी। ठीक, एटलीस्ट वो सॉफ्ट स्पोकन है, ये है। ये वाले जो है ये रेडिकल हैं। अगर आप भीम आर्मी को देखें या जो ये पूरा मूवमेंट है ये अफ्रो दलित वाला, तो यार कलावा काट रहे हैं, इससे बड़ा क्या वायलेंस का एग्जाम्पल लोगे। गांधी ने कभी भी जैसे किया तो वो इस लेवल पे नहीं गए। तो ये है मतलब भोंडा प्रदर्शन नहीं किया ना उस चीज। नहीं, तो गांधी को जैसे अच्छा, दूसरा गांधी को बोलने पे SC/ST एक्ट नहीं था। नहीं, मैं ये जो कह रहा हूं ना समझे नहीं, मैं जो कह रहा हूं ना कि गांधी को लेकर के आज जो विचार बन गए ना, आपने इतना भुनाया कांग्रेस ने गांधी को, गांधी 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 हर बात में कर दिया, तो आज लोगों को लेकर जब सच सामने आ रहा है ना कि भाई ये क्या लिख रहा है, ये दलित उस पे पार्टीशन मर जाओ और ये हो जाओ, लास्ट पे पार्टीशन, हिंदुओं बाहर निकल जाओ मस्जिदों। आज जो स्थिति, क्या अंबेडकर की भी आज से 2 दशक बाद जब उनकी राइटिंग सामने आएंगी, गांधी भाई कहता हूं, गांधी को प्रोपोगेट करने में मानो कांग्रेस थी। और कांग्रेस का स्वार्थ था कि उनको गांधी टाइटल का एक्सप्लॉइटेशन करना था। नेहरू को अपना अल्लाह टाइप चाहिए था कोई। सिंपल अगर आप देखें तो नेहरू प्रोफेट बन गए थे और गांधी को उन्होंने अल्लाह बना लिया कि गांधी ने बोला है, उस पर कोई डिबेट नहीं होगी। गांधी को पढ़ाने में कोई चर्च का पैसा नहीं लगा था। इस पूरे अफ्रो दलित प्रोजेक्ट में हैवी डॉलर्स हैं भाई, मतलब जितना हमारा वजन होगा उतना तो डॉलर ये भेज रहे होंगे अपने बंदों के पास कि करो। तो अच्छा, पूरे मतलब दुनिया की यार सबसे बड़ी, मतलब चर्च से बड़ा पावरफुल कौन है, वो लगा हुआ है इस मूवमेंट के पीछे। तो गांधी और इनका कंपैरिजन आप ना करें। कोई समय तो आएगा यार, आप अपलिफ्टमेंट की बात करते हो, एक दलितों का एक धड़ा तो है जो पढ़ लिख रहा है, कभी 10 साल बाद 50 साल बाद वो बोलेगा यार तुमने मेरी पूरी कम्युनिटी का सत्यानाश कर दिया। भाई उसकी सुनवाई ही नहीं है। जैसे कोई महिला अगर ये बोल दे कि फेमिनिस्ट जो हैं वो हैं, तो उसको बोलेंगे महिला ही नहीं, महिला ही नहीं है। अच्छा, ये मुद्दा ऐसा है, जैसे ऐसा नहीं उनके समाज वो अच्छा मुसलमान नहीं। हाँ, अच्छा। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब मेरे हर जाति में दोस्त हैं, और मैंने सबके साथ खाना, मतलब कोई मेरे पे ये नहीं कह सकता कि ये जातिवादी है, ये है, वो है। ये तुम्हें लगता है ना, पता ही नहीं होता। मैं वही बता रहा हूँ, यही गेम है। तुम देख रहे हो, तुमने बात बोल दी ना तो तुम्हें अपने आप कर दिया जाए, ये तेरा प्रिविलेज है कि तुझे पता नहीं है। वो है उस पर तो मैं जाता ही नहीं सबकी। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे दोस्त हर जाति में हैं, अगर वो कल को बोले, वो बोलते हैं, जैसे आप उनसे ऐसे बात करो बैठ, तो बोलते हैं भाई यार ये सब क्या कर रहे हैं, पता नहीं है, समाज को बर्बादी करेंगे। बट उनको ही दलित नहीं माना जाएगा। हाँ। ये वाला जो मुद्दा ये है कि वॉइस कौन होगा, हु विल बी द वॉइस, मतलब महिलाओं की बात करने का किसके पास अधिकार होगा। एक गांव में जो महिला तुलसी जी को जल दे रही है उसके पास होगा, या जिसने कभी तुलसी जी को जल दिया ही नहीं, जिसको पता ही नहीं है तुलसी जी कुछ होती हैं, उसके पास अधिकार होगा, जो ज्ञान दे देगी कि रामचरितमानस में तुलसी ने ये लिखा, तो इसको हमको चेंज कर देना चाहिए। मुद्दा ये है कि अथॉरिटी कौन होगा। नहीं, मुझे इस पे थोड़ा सा ये लगता है कि एक तो समय आएगा कि वो फटेगा। जब आप एक कम्युनिटी को एक वो कर देते हो ना, उनमें से भी एक फटेंगे कि यार नहीं, अब नहीं सहेंगे, चाहे कम होंगे। अगर फटेगा बिना तो उसका कारण पॉलिटिकल ही होगा। हाँ, पॉलिटिकल, सामाजिक कारणों से भारत में कभी भी कोई भी बदलाव सामाजिक कारणों से नहीं आया। चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, राजा राम मोहन राय को खोदो, उसका जो सत्य सामने आ जाता है। बिल्कुल। वहां से लेकर के पेरियार का मूवमेंट में क्या बेटियार वो बन रहा था, क्या कर रहा था, वो ले लो, या यहाँ पे भी आ जाओ कि रावण की राजनीति क्या है और फलाना बैनर्जी की राजनीति क्या है, केजरीवाल की क्या राजनीति है। किसी ने भी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं किया, और जिसने किया उसको सब ज्यादा गाली पड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। हाँ, मतलब पिछले 10 सालों से बड़ा समाजवादी वामपंथी
गरीब कल्याण मतलब की प्रो बात दलित करने वाला यार, अब घर कौन किसको है? मिल रहे हैं? आप एक घर तरफ- छोड़ो, घर को गोली मारो, 10 करोड़ शौचालय, हाँ। 10 करोड़ वही से मैं ज्यादा। इस पर आ रहा था, घर, शौचालय, मतलब आप सब सोचो चीजें। शौचालय, अच्छा ये जो दिल्ली रह रहे हैं उनके समझ में कम आएगी कि शौचालय बनवाने की क्या जरूरत थी। मैं बताता हूँ इसी पे एक इंस्टेंस। मैं जब पढ़ाता था जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को, डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में पढ़ा रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोला कि यार लोगों के यहाँ पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता है। पानी कहाँ से पीते हैं? What, मैंने sir? बोला लोगों के यहाँ फ्रिज नहीं होता है, वॉशिंग मशीन, फ्रिज नहीं होता है, पानी कहाँ से पीते हैं? उनको लगता है पानी फ्रिज से आता है। और एक्चुअल में पीतमपुरा में वो कॉलेज है दिल्ली का सबसे और जाने माने वहाँ कॉलेजों बहुत में है। अच्छे खासे, मतलब मैं ऑटो का वेट करता था, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था और मेरे बच्चे BMW से आते थे, शॉपर ड्रिवन कार, सलाम मार के, और एक आध बार मेरे स्टूडेंट वो सर मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, मगर भाई हमारी उतनी औकात नहीं है इस टाइप के। तो वो यहाँ से आते थे कि उनको पता ही नहीं था कि यार टॉयलेट नहीं होता है। ये क्या बात हो गई अजीत सर? ऐसे लोग हैं। तो मोदी जी ने यार दलितों के उत्थान के लिए जितना मोदी ने कर दिया है, कौन से ने किया है बता दो पिछले 70 यही तो साल एक में। विरोधाभास देखो। मैं कहता हूं कि गांधी ने क्या वैष्णव दंत तो तेने कही एक भजन बना दिया और जो है मंदिर में जो है कुरान पढ़वा रहे हैं, इस टाइप के कांड किए थे उन्होंने। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये यही गड़बड़ कर रहे हैं क्या? आपको प्रो दलित दिखना है, करो मत हाँ, करो, दिखो exactly. ना, दिखो। गरीबी खत्म कर क्योंकि दोगे तो राजनीति कितना करोगे भाई? कितना बड़ा विरोधाभास है कि वही चंद्रशेखर रावण एक तरफ कहता है कि यार सवर्णों के पास तो सारी सुविधाएं हैं, बेसिक उनकी वो सब पूरी हैं, उन्हें अपलिफ्ट ही करना। तू ये मानता है ना कि सवर्णों के पास तो बेसिक सुविधा, मतलब कि उनके पास टॉयलेट है, घर है, तो फिर ये जो आदमी क्लेम कर रहा है कि इतने करोड़ टॉयलेट दिए, इतने करोड़ घर दिए, ये किसे दिए? ये मान, वो ये भी क्लेम कर रहा है कि मैं खुद पिछड़ा हूं। हाँ, अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद भी क्लेम कर रहे हैं कि मैं पिछड़ा हूं और मेरे साथ जाति वाला जो अस्पृश्यता वाला है उसका दंश मैंने झेला है। उनका तो कैंसिल। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो शायद दूरदर्शन पे जन किस पे कोई डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें यह है कि उनके साथ जाति के कारण वो हो रहा है। मतलब ये मेरे लिए थोड़ा मतलब ऐसे अपच करने टाइप की चीज थी, बट उसको नहीं मानेंगे ना उसको कैसे मानेंगे? एक तो यह है कि नरेंद्र मोदी जो भी बोल रहे हैं वो प्रूव नहीं कर सकते। अब उनके चाय वाली स्टोरी को भी मॉक किया जाता है। अब मॉक तो करेगा, आप एक मगरमच्छ वाली भी स्टोरी ले आओगे, उसमें कंधे पे लेकर के चले आप, सत्य है झूठ है कोई नहीं जानता, बट और ये इट तो- इज टू गुड टू बी ट्रू टाइप। ये तो वाली चीज है ना, तो हर किसी के साथ हुई है। नेहरू के लिए नहीं पढ़ा क्या बस, आपने किताबों अरे में? बचपन नेहरू जी में- ने ये अरे मतलब हम लोग को लगता था यार जीवन में कभी बड़ा आदमी नहीं बनेंगे। कहा है? बोला यार नदी तैर के गई ही नहीं कभी स्कूल हाँ, पढ़ने स्कूल के नहीं लिए। गए हम लोग तो सीधे स्कूल में ये चले वाले गए यार। इन वाले लॉजिक पे तो वही है ना, ये कमरे में बैठे हुए बेंगलोर के हो गए, अरे उसने मगरमच्छ खा लिया। पागल आगल है क्या साले? मतलब पता है पागल है वो, तो सबको पता है भाई बच्चों को करने के लिए। अब बच्चे को मैं क्या पढ़ाऊं? छोटे बच्चे को मैं क्या किताब में ये पढ़ाऊं कि बेटा आवास योजना। ओ भाई रुक जा, ये बेंगलोर वाले को पागल बोल के पागलों की बेइज्जती मत ना करें। हाँ ये भी बात। जैसे अच्छा, उनके लिए तो नॉर्मल है। बता दूं, एक एग्जांपल दे दूं, इन्होंने बोला था वो चाबी वाली जन्नत की। अरे यार, ईरान इराक का जब युद्ध चल रहा था 1979 के बाद जो हमला हुआ, तो ईरान की सेना में लोग चाहिए थे, तो जिनको भरा जा रहा था तो उनको एक चाबी दी जा रही थी। उस चाबी का पता है क्या पर्पस था? जब ये मर जाएंगे युद्ध में तो जन्नत जाएंगे, तो जन्नत का गेट खोलने के लिए वो चाबी यूज होगी। सबको एक ये मतलब डॉक्यूमेंटेड है किताब में, फ्रॉम मिनी स्कर्ट टू हिजाब। अब जो समाज इस लेवल की हैवी साइंस को मानता हो, उसे तुम पागल के उसमें मत बांधो। नहीं मतलब बटालियन जो थी, तो एक तो उसमें मेजर था, कर्नल था, एक को दे देते सबको चाबी। अबे एक अरे जाके भाई खोल देगा, सारों बाकी को सब- मिलेंगी ना 72। नहीं, एक तो खोल दे रहा है तो सबका दोबारा बंद अपना- कौन कर रहा है ये सबका साला? अपना अपना कमरा है ना भाई, जैसे अच्छा, ओ, प्राइवेसी भी तो होती मेन है। जन्नत का मेन डोर करने अच्छा, वहाँ हाँ, दरबान है। ओहो। वहां तो बैठे हुए हैं, वहाँ तो रिजवान है ना बैठा उसका। हुआ। तो इस तरीके की जो चीज मान रहा है, आप उसको सिर्फ पागल टाइप ना कहें, मतलब आई टेक भारी ऑफेंस। मिस्टेक हो गया भाई। पागल तो हम सिद्ध हो गए। बलंडर हो गया बोलो। बलंडर एकदम बलंडर हो गया। हाँ, तो इस पूरे में एक जो चीज मतलब आउट ऑफ द ब्लू में लाना चाहूंगा, अभी एक हाथरस में बड़ी दुखद घटना हुई है। क्यों दुखद घटना हम इसलिए कहें क्योंकि वहां पे बहुत से लोगों की मौत हो गई। लगभग 150 लोग। हाँ, लेकिन वो मौत किस वजह से हुई है, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। लाशों के वीडियो सबने देख लिए और सब तरह के तर्क आ गए। वहां पे कोई कथित बाबा थे, पहले उनका भोले बाबा करके नाम बहुत चल रहा था, फिर उनका नाम असली सामने आता है साकार विष्णु साकार हरि। हरि हाँ जाटव
या फिर सूरज जाटव करके उनका सूरजपाल सूरज जाटव, हाँ। नाम, तो वो नाम आ रहा था। तो ये सबसे मजेदार तो उसी नॉट सो पागल बंदे ने पहले ट्वीट किया था उसको लेकर, उसको लगा था कि कोई बाबा उसी तरीके का होगा, तब तक नाम नहीं आया था, तो मस्त अपना ट्वीट कर रहा था, देखो स्टैम्पीड हो गया, लोग मर गए। अमित मालवीय का कोई पुराना कोई ले आया था ट्वीट, न्यू दिल्ली स्टेशन पे स्टैम्पीड हुआ था, उसको लेकर के मालवीय ने 2010-11 का ट्वीट था, उसमें बोला कि मिसमैनेजमेंट है। उसको ऑब्वियस सी बात है कि भाई रेलवे स्टेशन पे ये हो जाए तो मिसमैनेजमेंट ही है। उसको को ट्वीट करा, एक और उसने ट्वीट किया, फिर जब उसको धीरे धीरे समझ आया कि उसके बाप लोग भी जाते हैं उसके उसमें, और दूसरा नहीं, उसको ये समझ आया कि अखिलेश समर्थक है और जाटव समुदाय से आता है, तो एक तो भाई साहब ने डिलीट सुमड़ी में, उसको लगता है पता नहीं चलता जैसे, तो एक डिलीट कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे फिर केवल रीट्वीट कर रहा था लोगों के। और उसके बाद भी हमने ये देखा कि इस विषय पे कोई बवाल नहीं है, कोई हिंदू धर्म गुरुओं को गाली नहीं दे रहा है, नहीं शुरू जो नॉर्मली करता है हुआ कि था, प्रारंभ हुआ था ये, हाँ। जब तक नाम नहीं आ रहा था ये शुरू हुआ था। यही मीडिया मैनेजमेंट कोई होता है अब ना। वही ना कि कोई नहीं कह रहा है कि ये अंधश्रद्धा में पागल लोग हैं, क्योंकि मरने वाले अधिकतर दलित समुदाय के ही हैं, और जो करवा के गया है हाँ, वो भी मतलब वो उनके लिए वोट जुटाता था, अखिलेश यादव के लिए। और अखिलेश यादव कितना मतलब गुरूर का पागल है, उससे पूछा गया कि उस बाबा को जेल होनी चाहिए कि नहीं, तो बोलता है कौन बाबा, यूपी में 2 बाबा है, एक योगी को एलूट कर रहा था और एक इसको बोल रहा था ये जाटव। ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए हैं, हाँ, इंजीनियर वो भी बता रहे हैं झूठ है। हाँ, अब की बार नहीं ऐसा बोला, इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं दिया नहीं उसने। दिया, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और करने पर का कोई बात नहीं आया, हम हमारे पिताजी सीएम थे, हम चाहते तो डिग्री खरीद लेते, पर नहीं खरीदी, तुम हमें बोल लो नौवीं फेल, इसी तरह तुम अखिलेश जी को बोल लो। पर हाँ, तो मतलब इसमें इस वाले टॉपिक पे ये डालना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक नैरेटिव चलता है कि भाई ये जो ढोंग पाखंड ये जो सब जोड़ दिए गए हैं, और ये जो बाबा अक्सर चाहे कथावाचक है कोई भी है, ये ब्राह्मण होते हैं और इनके फॉलोअर भी यही होते हैं। और जो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने का जो है इनमें नहीं होता। पागल तुम कृष्ण को ऐसे देख रहे हो, ये हो रहे हो, ठीक है हम ये मान लेते हैं। उसमें कई सारी लोग ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिन्हें आप देख के कहोगे कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, पर जो एक नैरेटिव चलता था कि ये केवल ब्राह्मण समुदाय से ही आते हैं, वो पहली बार मुझे तो ऐसा लगा कि लोगों को पहली बार पता लगा है कि नहीं भाई मूर्खता। आप देखें ना, जो आप बता रहे हो कि अस्पताल में लेटी हुई है वो महिला, तब भी कह रहे नहीं उनकी गलती नहीं है, वो तो कृष्ण के अवतार, वो तो पहले ही चले गए थे। उस लेवल तक भी उसे लेके अखिलेश और उसके पिता ही आए हैं। हाँ, उन्हीं के जैसे संरक्षण में आप अगर देखें कोई भी व्यक्ति जो है वो इन बाबाओं के वहां क्यों जाता है, बेटा बीमार होगा, गरीबी होगी, कष्ट हरण, हाँ। कष्ट उसके लिए जाता है। अगर आप ऐसे देखें तो मतलब खैर पैसा सब कुछ नहीं कर सकता, बट 80-90% उन लोगों के जो कष्ट हैं वो पैसे से ठीक हो सकते हैं। उन लोगों तक पैसा पहुंचा क्यों नहीं? क्योंकि भारत देश में उन लोगों को पैसा कमाने का मौका नहीं मिला, सरकारी नौकरियां सीमित थी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश और इसके बाप जैसे ही भारत में समाजवादी नेता थे जिन्होंने समाजवाद के कारण उद्योग धंधे नहीं लगने दिए, समाज सदैव दरिद्रता में रहा, और जो समाज दरिद्रता में है भाई वो कहीं ना कहीं आसरा ढूंढेगा, तो वो किसी न किसी बाबा के पास जाएगा ही, वो इसके पास नहीं जाएगा, दूसरे के पास जाएगा। तो अगर जैसे किसी को है कि उनके पास ना जाए तो उसका सिंपल है कि भाई आप उनको सशक्त करें कि वो लोग कम जाएं। और उसमें ये जो याद है गांधी विहार में जब मैं रहता था, उसके पीछे एक निरंकारी, हाँ, निरंकारी बाबा है ना, दिल्ली में है। हालांकि वो बहुत ही वेल मैनेज्ड, बहुत पूरा का गजब का, मतलब वैसे ना मैंने आज तक वॉलंटियर्स देखे हैं, उस तरह का मैनेजमेंट, फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन होता था। और 3 महीने पहले से तैयारी चालू होती है, तो उसमें मुझे लगता है 10 लाख लोग आते आराम से ज्यादा ही थे, और 10-15 दिन रहते थे और उसके बाद वो जाते थे। मतलब होता समागम 3 या 4 ही दिन का, बाद में तो उनकी डेथ हो गई। 320 के स्पीड पे उनका दामाद जो है गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया था, कनाडा में एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, वो तो सिख है, वो है क्या निरंकारी जो? हाँ, निरंकारी, अच्छा, सिख सफेद पगड़ी, उनके पगड़ी पहनते हैं। उनके गुरु को संत जी ने मार दिया था। अच्छा, भिंडरा वाले ने? हाँ, मुझे इनका ये इसलिए याद है जो कि ये निरंकारियों को भी डिस्प्यूट था मारा उसके गया था। बाद ही वो इधर हुए थे। रविदास सिखों को, निरंकारियों को भिंडरा वाले के लोगों ने, बब्बर खालसा ने मारा। मुझे इसलिए थोड़ा सा करेक्ट। तो उसमें जब तुम देखोगे ना, क्योंकि मैं जहां रहता था उसके आगे वो बसेस लगती थी, और उसमें हम देखते थे कि यूपी से, बिहार से, यहाँ से, फिर वही जो दलित समुदाय है अधिकतर वही लोग आते थे। तो जो ये आस्था में आसरा ढूंढने की बात है ना, वो वहीं से आती है कि भाई वो जाएगा कहाँ।
उसके पास जो नहीं हो पा रहा है, बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या हॉस्पिटल ही नहीं बनने दिया तुमने। यूनियनबाजी इतनी अधिक, बंगाल जो मतलब साउथ ईस्ट एशिया या साउथ एशिया या एशिया का एक टाइम में हब हुआ करता था, कलकत्ता का पोर्ट, और जब अंग्रेजों के समय में और उससे भी पहले चले जाओ तो राजधानियां रही हैं, चाहे पटना हो कलकत्ता हो, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो कैसे ये सारे इंडस्ट्रियल सिटीज डिस्ट्रॉय हुए हैं? भाई दत्ता सामंत ने अकेले ने ये जो पूरी बंबई में जो कॉटेज इंडस्ट्री थी, ये सारी जो मतलब ये क्या नाम कपड़े वपड़े बनाने, टेक्सटाइल वाली जो थी, पूरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने वाला दत्ता सामंत था। वो ट्रेड यूनियन का माफिया था। वामपंथियों के दर्द, मतलब जो दिल में दर्द उठता है कि ट्रेड, अभी जैसे कहीं कुछ हुआ था ना अभी बीच में, तो कहने लगे थे कि अगर ट्रेड यूनियन होती तो इनके साथ ऐसा नहीं होता। अरे रेलवे एक्सीडेंट है, रेलवे एक्सीडेंट जो रेलवे एक्सीडेंट या हाँ जो सा भी कुछ हुआ है, तो उसमें ये कहते हैं कि अगर ट्रेड यूनियन होती, हाँ यूनियन होती तो एयरपोर्ट पे जो वो गिरा, अच्छा हाँ, खंभा जो गिरा, हाँ हाँ, इनको ये नहीं पता है कि भारत देश में जो ये ओला उबर आया, ये ट्रेड यूनियन वालों के कारण ही आया। आप देख लें, इनके आने से पहले कोई सा मीटर से नहीं चलता था। भाई गोवा में बैन कर रखा है इसी कारण से। ट्रेड यूनियन का इतना बड़ा है सरकार के ऊपर कि वो उसके अगेंस्ट जाने की सोच नहीं सकते। तो एक तो जैसे ये चीज हो गई। दूसरा, जैसे पहले जैसे मुझे लगता था कि ये बाबाओं के पास जो जा रहे हैं नहीं जाना चाहिए, गलत वलत है। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मानो ये निरंकारी के पास नहीं जाएंगे या इसके पास नहीं जाएंगे या राम रहीम के पास नहीं, तो वो पास्टर बलजिंदर के पास ही जाएंगे। हाँ। मतलब इन बाबाओं का जैसे कुछ भी योगदान नहीं भी देखें, राधा स्वामी टाइप जितने भी हैं, उनका इतना तो है कि कम से कम हिंदू अपने ही धर्म में है, या मतलब जैसे उन्होंने खुद को ही भगवान घोषित कर रखा है। और अभी तक राधा स्वामी टाइपों ने कोई किताब ये नहीं लिखी है कि जो हमें नहीं मानता उसको जान से मार दो, उसकी बहन बेटी का बलात्कार कर दो। इतना ही हम उसमें उनको एक मतलब लेवरेज दे सकते हैं। तो ये है इसका, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसमें क्योंकि कथावाचक भी कई बार क्या होता है, दो चीजें हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं, ठीक है, क्योंकि सत्संग और प्रवचन भी चाहिए समाज, बिल्कुल चाहिए। वो नहीं रहेगा तो समाज इतना अधिक भटक जाएगा। अभी देखो प्रेमानंद बाबा जो पीला वस्त्र जो राधा वाले हैं, उनके प्रवचन हम टीवी पे भी सुनते हैं, हमें लगता है यार किस क्लैरिटी के साथ ये बोल रहे हैं। और दूसरे कथावाचक होते हैं। अब क्या होता है कि बाबा तो सत्संग करते हैं और प्रॉब्लम सुनते हैं, किसी की निजी पीड़ा है तो उसका समाधान बताते हैं वो। इधर वाले कथावाचक वालों में क्या हो गया ना, वहाँ प्रदूषण बहुत अधिक है। वहाँ अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जब आप बिस्किट को विष का किट और विष का कूट वो जो खिलौने से खेलते रहते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, जो भी सम्मान उनके कथावाचन के कारण हमारे मन में है वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता है। और दे मेक द होल धर्म ऑब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, कैरिकेचर बना देते हैं ना। हाँ। उनको जैसे चलते हुए देखा है आपने, हाँ वो जो कितनी फुर्ती बात चल रहे होते हैं। मुझे तो इसमें लग रहा है कि इसमें थोड़ा रील कल्चर, और ये भी इसके लिए वो है कि आपस में लोगों में कंपटीशन शुरू हो गया है। भाई बा रील कल्चर से आईएएस नहीं बचा, अरे तो बाबा क्यों बचेंगे? तो खुरपेच वाला लिखता नहीं, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, ये इंडियन कंटेंट सर्विस में चले गए हैं ये लोग। और एक आध रोड का ही माइक सारे यूज करते हैं भैया, और 3-4 लगाते हैं। इनसे ऑडियो क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कि वो भाई किसी से मिस ना हो, तो वो नहीं, है, उनको माला एक बना लेना चाहिए इसका, तुलसी की माला जैसे इसका कारण वही है जो आप कह रहे हैं ना, वो कि बिस्कुट है वो, कि इनमें भी ना आपस में बाबाओं में भी आरंभ होगा कि भाई लोग वही ज्यादा पंडाल में आएंगे जिसकी रील जितना फटेंगी। मोदी जी के पीआर पे होंगे ना, हाँ उससे ज्यादा उससे ज्यादा लोग इनके पीआर में लगे हुए हैं। मैं बताता हूँ कि जब जैसे गांव में हमारे दुर्गा पूजा होता है तो उसमें मेला लगता है, उसमें कभी कभी होता है कि भैया हम बुलाना चाहते हैं किसी बाबा को कथावाचक को, भागवत कथा का देंगे, वो पता करते बोलते हैं हम तो कुछ नहीं लेते, बस 1 करोड़ लेकिन हमारे आने जाने का 35 लाख का खर्चा होता है। और यहाँ तो हम अब कैमरा है और इक्विपमेंट है, ऐसे करके बोलेंगे जैसे 35 लाख कुछ नहीं है। नहीं तो भाई चार्टर्ड में चलते हैं ना। और साल 2-2 साल बुकिंग नहीं होती है भाई, 3 साल बाद तुम अपने गांव कई बाबाओं का प्रोटोकॉल है। हाँ। चार्टर्ड से ही चलेंगे। वो 8 लाख रुपया घंटा चलता है। हाँ। आना जाना भी 2-2 घंटा भी लेगा तो 4 घंटा हो गया ना, 32 लाख। मुझे तो वो याद आ रहे हैं कि अच्छा वो बाबा ने रास्ते में चाय नाश्ता नहीं किया, 40 लाख हो जाता। तो है ये तो वही है। देखो इस 120 जो भी 150 लोग मरे हैं,
इनकी हत्या के लिए समाजवाद भी उतना ही जिम्मेदार है। और मुझे दुख इस बात का है कि जो सबसे बड़ा जो कल्प्रिट है जो ये समाजवाद, उस पे कोई बोलेगा ही नहीं। अभी वही है ना, कई लोग यही तो लिख रहे थे कि अभी खबर दब गई गलती से, चाहे योगी आदित्यनाथ के साथ, किसी मोदी के साथ, किसी भाजपा के किसी पन्ना प्रमुख के साथ फोटो, एक फोटो एक आ जाता ना, भाई साहब घोषित कर देते बाबा और ये भाई वो हिंदू फ्रिंज एलिमेंट, बीएचयू का मोलेस्टेशन केस में जो हाँ, जो फंसे थे लड़के, अब मोदी के साथ उसकी फोटो है, तब मोदी मोलेस्टर हो गए उस चक्कर में। ये सारी चीजें होती हैं। खैर इस समय पे तो, आज के समय सब चलता नहीं है। हाँ, आज के समय का चलता है, अंत वही उससे करते हैं कि जो पूरा हमने डिस्कस किया कि भाई दलित राजनीति जो चल रही है, अब अंत में दलित समाज को भी ये सोचना है और साथ में हमें भी ये सोचना है कि भाई आपके हीरो कौन हैं। जैसा मंडल, एक तरफ मंडल साहब नहीं, एक तरफ हमारे पास असली हीरो भी है ना, जो ऐसे ऐसे समुदाय से, चाहे रामनाथ कोविंद जी हुए, राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं आज, जो ऐसे ऐसे समुदाय से उठ के आए ना, मतलब एक समाज से वो उठ के आए हैं भाई, पढ़े लिखे टीचर, अपना अपलिफ्टमेंट किया, और ऐसा नहीं अपना किया होगा, अपने आसपास अपने परिवार का किया होगा। और एक तरफ एक है जो मूंछ मरोड़ने को, और उनकी पहली जो राजनीति की नींव ही रखी गई है कि यार बामन को गाली दे दो सबसे पहले, हाँ, बनिया को, राजपूत को गाली, सवर्ण को गाली दे दो, उस पे फिर राजनीति शुरू। तो कौन सा अपलिफ्टमेंट चाहिए, मूंछ का अपलिफ्टमेंट है या अपने समाज का, परिवार मंडल जी ने मूछ रखा हुआ आजकल की, डिलीट कर दिया, आती नहीं वो, डिलीट मंडल नहीं, बीच में था उनका थोड़ा है क्या, तो था, थोड़ा रखते होंगे। अब वो बुढ़ापे में चले गए ना थोड़े, तो बुढ़ापे में नहीं गए भाई, वो कह रहा है कि मैं 40 साल से एक ही शर्ट पहन रहा हूँ और 40 साल यही पहनूंगा। मैंने कसम खा रखी है। अरे अभी मैं तो एक और थ्योरी लाने वाला था, अंत में मेरा था कि अभी देखे भाजपा का जो प्रमुख है, नड्डा जी का तो कार्यकाल खत्म होने वाला है ना, मतलब हो ही गया शायद, तो अगला मैं तो मंडल जी का नाम, मंडल जी बन सकते भाई मध्य आइडिया सही में हो भी सकता है वो। मैं एक चीज बता दूं, हम लोग सब पहले जाए, हाँ, जैसे सबसे सिंपल, अभी तक तो भाजपा सहिष्णु है हम लोग से, चलो क्रिटिसिज्म भी करता है, उठाएंगे नहीं इसको, बचा भी देते हैं पुलिस भेज करके, लेकिन वकील भी दे रहे हैं, लेकिन मंडल जी बने तब तो फिर ब्लॉक मार देंगे। अभी आपने अनब्लॉक कर रखा है उनके, आप उसका रिप्लाई कर दीजिए, उन्होंने हेलो क्यूटी जो भेजा हुआ है ना, उस पे आप भाई जैसे मंडल का ही जो आप कह रहे थे, जैसे भाजपा के बारे में परसेप्शन था कि ये बामन बढ़िया की पार्टी है, मंडल ने ये भांप लिया है कि जैसे आपने पूछा था कि भाजपा जो है, जैसे कह रहे हैं कि भाई कौन स्टेक होल्डर है, मतलब कौन किस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो भाजपा 2014 में सत्ता में आई, 2019 में मोदी जी ने जो सेंध लगाई वो किस में लगाई, जो नॉन डोमिनेंट ओबीसीज और नॉन डोमिनेंट एससीज एसटीज थे, उस वोट बैंक को इन्होंने अपने साथ मिला लिया। भाजपा आज खुद ये कहती भी और दिखती भी है कि सबसे बड़ी भाजपा जो है ओबीसी पार्टी है। मंडल ने इस बात को भांप लिया है और मंडल अब कूद के आ गया यहां। अब मंडल को ये सारे लगे हुए हैं कि उसको मतलब इंटेलेक्चुअल साबित कर दो, नैरेटिव सेटर, अच्छा वो फील भी लेता है, बोले बच्चा नहीं हो, जैसे 50 रिट्वीट आते हैं वो फील भी ले लेता है कि मैं मास मीडिया का हूं, मैंने दुनिया का सबसे बड़ा अखबारों का क्या रख रखा है, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्काइव में चले जाओ, आपको एक्सेस मिल जाएगा, बात करोगे जुगाड़ लगा के, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिर उसको नैरेटिव सेटर वो मान रहे हैं जिन्होंने 4 किताबें पढ़ी नहीं है। अब भाई तुमने नहीं पढ़ी तो तुम्हारे हिसाब से बहुत इंटेलेक्चुअल है, नहीं मंडल कौन सी ऐसी बात बता दे रहा है जो तुमको नहीं पता थी। मुद्दा तो ये है ना, पर वही है कि भाई अब कोई स्ट्रेटेजी है। दलित चिंतक बचा कोई नहीं है ना, कुछ लोग लिख देते हैं कि हम दलित चिंतक हैं, जैसे वामपंथी लोग चिंतक और एक्टिविस्ट लिखते हैं, तो उनको भाई होता है ना, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, तो ये लोग गोत्र बतला देते हैं कि तो भाई हम दलित नहीं भाई, दलहित चिंतक है। हाँ, वही वो जैसे मंडल बैटिंग करेगा वहां तमिलनाडु में उन सब के लिए, इधर करेगा मायावती के लिए, तो अच्छा नहीं वहां से तो सुना है वहां खटास हो गई, वो स्टालिन जी ने थोड़ा, तभी अब देखिए ना डीएमके को लेकर एकदम वो होते थे मंडल जी, आजकल नहीं हो रहे हैं आदमी एकदम। किसी को भी लेकर कुछ भी हो सकता है भाई, ये टर्न कोट सी है मतलब। और फिर मैं कह रहा हूं ये अवसरवादी लोग हैं, आप अचानक से इसको अभी देखो ना कि हर जगह पॉडकास्ट पे जा रहे हैं, हर जगह इनवाइट किया जा रहा है, कौन पुश कर रहा है ऐसे लोगों को? हमें क्यों जानना है ऐसे लोगों के विचार, जिसके विचार अपने नहीं। ऑस्कर वाइल्ड का एक कथन है कि हम जो मतलब अपना ही साला मिमिक्री बन के आदमी घूम रहा है, वो इमिटेशन बन के वो घूमता जा रहा है, तो वो इसी तरह के लोग हैं। डेटा फीड कर दो, हमें पता है कि ये क्या लिखेगा। भाई मंडल के साल भर पहले तक के आप ट्वीट देख लो, हाँ, या उसका स्टैंड अभी भी 6 महीने अब, अरे यार आज अभी भी आज भी आप उससे पूछो कि हिंदू धर्म पे तेरा क्या स्टैंड है, हाँ,
आप उससे पूछो ना कि भाई तेरा ये रामायण और महाभारत जो है इस पे तेरा क्या स्टैंड है, राम को तू मानता है कि नहीं मानता है? अलबला जाएगा वो तुरंत। वो बोलेगा मैं नहीं मानता। मतलब जैसे बहुत सारे लोग जिनके ऐसा ऑर्गाज्म छूटने लगा था कि अब ये आ गया है, क्या नाम, हमारी साइड आ गया, नैरेटिव बना देगा, ही मैन हो उन्हें जाएगा, कहते हैं जुगाड़ को पेल रहा है, मजा वो आ लिखने रहा है। लगे थे यार, वो लिखने लगे थे कि क्या नाम, जय श्री राम तो बोल दीजिए मंडल जी। अरे मतलब हाँ हाँ हाँ। और वो नहीं बोलेगा। हाँ, उसने बोला यार कि मैं नहीं बोलूंगा, बोला मैं धर्म वरम को नहीं मानता, ये धर्म बुरी चीज होती है। हाँ हाँ। और भारत जो है धर्म इसकी आत्मा है। अब अगर आपको मतलब या भारत के राइट विंग को अगर मंडल की आवश्यकता पड़ रही है नैरेटिव सेट करने के लिए तो पतन हुआ है। हेड्स मस्ट रोल। मतलब हेड्स मस्ट रोल। जितने भी ये घूम रहे थे ना ये इंटेलेक्चुअल के प्यूबिक हेयर टाइप के बन के कि हम भाई साहब ये कर रहे हैं, भाई साहब ये कर रहे हैं, उन सबको मुर्गा बना दो। या जैसे मंडल को मछली का शौक है, उससे पूछो कि वो भी करता है क्या, तो वो नरभक्षी को क्या कहते हैं भाई, कैनिबल, कैनिबलिज्म। खिला दो सारों को। क्योंकि अगर आपको इतने बड़े इंटेलेक्चुअल की जरूरत पड़ जा रही है ना, तो दिस इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, क्योंकि आप 10 साल से सत्ता में हैं। और ये लोग गुरु प्रकाश पासवान जैसे लोगों को पुश नहीं करते हैं। ये चिराग पासवान जैसे जो मतलब जितना मैं मिला हूँ, जितना मैंने देखा है कि इन लोगों के पास विजन है, इन लोगों के पास एक्चुअल में विजन है, जो अभी की पॉलिटिक्स को देखते हुए, अभी की सोशल सिचुएशंस को देखते हुए यदि आप इनसे बात करोगे तो वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने में सक्षम है। लेकिन इनको चाहिए कि नहीं यार, मंडल तो दलित चिंतक हैं, इनको अपने तरफ जो है कोई नहीं। वो एक और चीज है ना, मुझे जो हम एक बार और हमने इसकी चर्चा की थी कि भाजपा ये वाला क्यों करती है। जैसे हमने कहा था कि अपने तरफ के लोग नहीं दिखते, फिर चाहे करली हेयर दिख रहा है या वो आप करते हो ऐसे वाला पॉडकास्ट में बोलने वाला दिख रहा है, वो क्यों है? यहाँ पे भी वही है ना, चिराग पासवान अपनी उस आइडेंटिटी को भुनाते नहीं है। एग्जैक्टली वो विक्टिम कार्ड उस नहीं थे। आदमी ने नहीं खेला है कि मैं पासवान हूँ, मेरे ऊपर ये अत्याचार, कभी नहीं बोला। भाई टीका लगा के बंदा शपथ ले रहा है, सब कुछ मतलब। और इनको चाहिए फिर ये ना कि जो अपनी स्टोरी ये वाली सुना रहा है मूंछ मरोड़ के ये करना, तो भड़काने यार, वाला जैसे वो मुद्दा पसंद क्या है ना, है। जैसे आप मूंछ मरोड़ने वाले को भी ले लो। मुद्दा क्या है कि जैसे आपने अभी ले लिया, मैं बता रहा हूं कि 10-20 साल बाद जो स्थिति होगी, मतलब महिलाओं के अपमान से आप चुकाएंगे उस मूंछ की मरोड़ को। मुद्दा ये है भाई, जो लोग जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पे पाकिस्तान रुक गए थे, वो आज तक उन भाई निमित्तकम जैसे हम लोग देखते हैं उसमें जितने मतलब पाकिस्तान से जो अभी आ रहे हैं, सीए में आ रहे हैं, 90% जो है वो मेघवाल और इन सब कम्युनिटी से, SC/ST कम्युनिटी से, ये सब है एकदम इस कम्युनिटी के लोग हैं। जोगेंद्र नाथ मंडल का क्या था, वो तो चले आए थे, बेशक गुमनामी में पड़े, पर वो कम से कम भारत आ गए थे। ये जो मूछे मरोड़ रहा है, ये भी अपना जाएगा, ये भी कहीं पहुंच जाएगा जहां पहुंचना होगा। इसके पीछे जो भीड़ है ना, जैसे क्योंकि मुद्दा क्या है कि उन लोगों को भी लगता है कि ये हमारे लिए भला कर देगा। भीड़ का वही होता है जो सूरज पॉल की भीड़ वो के वाला साथ हुआ है काम कि आपके उनके निकलने के लिए ट्रैफिक वन वे कर दी जाएगी और तुम्हारे निकलने का रास्ता जाम कर दिया जाएगा। बोलेगा कि ये हम जल और भभूत चीट रहे हैं, और उसी के स्टैम्पीड होगा और तुम मरोगे। उसी की सिक्योरिटी करेगी। और जैसे जो चंद्रशेखर के समर्थक होंगे या जिस भी मतलब जाति के हम समर्थक कह रहे हैं, उन लोगों तक भी कोई ये मतलब ऐसा ना मान ले कि हम उनकी गलती सारी आ गई है। आज तक उनको किसी ने बताया नहीं है कि ये जो एट्रोसिटी लिटरेचर कुछ होता है बेटा। 1835 में 6 शिक्षक इस जाति के थे। देख ये जो सर्वे हो रहा है तो मद्रास प्रेसिडेंसी में 60% से ज्यादा बच्चे जो हैं SC ST OBC समुदाय से थे। उन तक भी आप लेके, क्योंकि आपको भी क्या है, वो कह रहा है कि शोषण हुआ, आप करो हाँ शोषण हुआ है भाई, कि शोषण होने में उनको फील आ जा रहा है। मतलब आप भी सरल मार्ग ही चुन रहे हो ना। जैसे वो कह रहा है बाबा साहब, तो आप बता दो ना, आपने ये जो राजा मुंजे थे इनको क्यों नहीं किया? भाई मुंजे साहब को करना चाहिए था ना आपको, या MC राजा को करना चाहिए था ना, नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? स्टोरी नहीं थी ना कोई। फिर आप कहोगे कि दिलीप मंडल जो है बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें लेके आ रहा है, वो नैरेटिव बना रहा है। तो फिर तो भाई यू डिजर्व नथिंग बेटर देन मंडल। नैरेटिव का इनको एन पता नहीं है। वो तो दिख गया ना, इस चुनाव में हमें दिख गया कि नैरेटिव की भाजपा कितनी समझ है। चुनाव के बाद देख लो यार, मतलब एक मतलब सबके यहां तक आ गए थे गोडे निकल के 4 जून को। वही अभी देख लो, उसका रोज झूठ बोल रहे हैं ये। मतलब और ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आर्मी के ऊपर कुछ नहीं। कल एक ब्राजील का एक गड्ढा शेयर कर दिया और वो भारतीय रेलवे कहते हैं कि देखिए इससे हमारी इमेज खराब है। अरे FIR करो उसके ऊपर भाई, रगड़ो, नहीं तो उसके बिना चलने वाला नहीं हो। और मैं आपको बता दूं, AGDPI को देना पड़ गया भाई। AGDPI के ट्वीट पे भी आज सुबह से और कल से भी ये प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैन इन यूनिफॉर्म का सम्मान होना चाहिए भाई। मैन इन यूनिफॉर्म शुड कमांड रिस्पेक्ट।
ये वो नहीं कर रहे हैं, आर्मी को ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, तो दे आर हेल बेंट। जो 10 सालों में इन्होंने नहीं किया वो अब करेंगे। जैसे साउथ अफ्रीका में कोई सा जीता है, वो कह रहा है कि हम गोरों को मारेंगे, नरसंहार करेंगे। तो इनका अब ये जिन्ना वाला टाइप का मोड हो गया है कि वी विल हैव अ डिस्ट्रॉयड इंडिया और अ डिवाइडेड इंडिया टाइप का जो चाह रहे हैं। और अब इस गेम में मतलब इनके लिए पहले भी कोई कानून नियम नहीं थे, इस बार तो कुछ है ही नहीं। इसका एक कहावत चलती है हमारी तरफ इसकी कि बिल्ली खाए ना सही उधा तो दे ही ना। हाँ, तो ये बिल्कुल आपको वही भैया है। इनसे लड़ने के लिए आप सोचो कि अजीत जी देखिए भाषा अच्छी रहेगी तभी हम लड़ पाएंगे। कोई तो डिक्टेटर आप फिर कह पारस दे। चाचा के शब्दों वाला कर पाएंगे। ठीक है ना, इससे फालतू नहीं। जब वो कुछ नहीं मान रहे तो आप भी कुछ ना माने, उसी तरीके से जाएं। वही थोड़ा सा इन्होंने कल परसों तो मोदी जी ने बोला, लेकिन मुझे विश्वास एक पैसा नहीं है इस पे कि हम जो है इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, ये बोला है मोदी जी ने लोकसभा में। 10 साल में खैर एक यूट्यूब चैनल और एक बढ़िया मैगजीन तो हाँ ऐसी इकोसिस्टम को काउंटर करने के लिए नहीं दिख रही है जो उधर के प्रयासों से शुरू हुई हो। बट ठीक है, इसको भी मान लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। हाँ, चलिए अब समापन किया जाए। अब समाप्त तो हो ही गया। ये जितना हमने किया है इस पे कितने मतलब लगता है कहाँ कहाँ एक्ट बनता है। एक्ट से मुझे अंत वो याद आ गया, तुम कह रहे थे ना शोषितों का वाला। तो कल की वीडियो याद आई, उसकी चल रही थी कि आपने कहा जितने भी यहाँ से आ रहे हैं सिंध से पंजाब से सब पिछड़ी हाँ जाति भाई के 90% हैं। और उन्हीं के लिए जो सीएए बना था उसका विरोध ये कर रहे थे। जामा मस्जिद पे संविधान लेकर के लहरा रहा था। ये क्रांति यार ये वाला टेक दे दो, ये वाला टेक दे दो, उसमें ऐड कर देना, बोल दो ये वाली लाइन। ये वही कर बोल देंगे, जाओ कोई तो बात रिकॉर्ड नहीं, तो हो उसी गया में ये। कर देंगे। अगर रिकॉर्ड हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है, बंद थोड़े ये हुआ चले हमारा। हमारी सारी रिकॉर्ड हम सब रिकॉर्ड सारी करते चीज हैं। चली गई रिकॉर्ड। हाँ, उसके बाद समापन कहाँ होता है हमें भी पता नहीं। वो एडिटर बताता है सर यहाँ काट दें, ठीक है। यहाँ आगे बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा। जहां पे वो जहर तुमने उगलना शुरू नहीं, इस पे तो बहुत सारे, अगर भाई कोई एक्ट इस पे बनते हो, वैसे तो हमने प्रयास किया है, कि ना बने। निकल आते हैं ना भाई। प्रयास तो सब करते हैं, फिर भी निकल आए थे। क्लिप कटवा आपने प्रयास तो किया था ना, आपने तो प्रमोद आचार्य प्रमोद की बात कही थी, लेकिन राहुल गांधी की हो गई, ऐसे सब करते हैं। तो वो तो हमने डाल ही दिया है, क्यूआर डाल दिया है, वो सब डाल दिया कि भाई केस हुआ तो पैसा तो चाहिए होगा। चंद्रशेखर जी कल बोल रहे थे कि उनको क्राउड ने फंड किया था, यहाँ तक आए हैं, हमें भी उनको भी crowd क्राउड fund फंड कर करे ताकि जय कम से कम परशुराम। संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर तक तो पहुंच जाए। हाँ, जय परशुराम। फ्रॉम फरसा टू संसद हम भी ये किताब लिखे। नमस्ते। चलो भैया।